दोस्तों, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। दरअसल तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव शर्तियां जीतने का ऐलान तो राहुल गांधी ने पहले ही कर दिया था, आप सब ने देखा। और उसके बाद फिर अब कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से 2 कदम आगे बढ़ाते हुए लोकसभा चुनाव के लिए भी दांव चल दिया है। और खासकर उत्तर प्रदेश के लिए आप जानते ही हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से होकर के ही दिल्ली का रास्ता जाता है। और पिछले दिनों जो भी सर्वे आए हैं उसमें उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बढ़त दिखलाई गई है। लेकिन अब कांग्रेस ने यहां भी बीजेपी को चुनौती दे दी है। आज उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद की कांग्रेस में वापसी हुई है। इमरान मसूद कौन है आप अच्छी तरह से जानते हैं। तमाम दलों में वो कांग्रेस में रहे, समाजवादी पार्टी में गए, बसपा में, फिर उसके बाद में अब फिर से कांग्रेस में और तमाम दलों में रह चुके हैं। लेकिन अब इमरान मसूद का कहना है कि ये मेरी आखिरी पारी है, इसके बाद सीधे कब्र में ही जाऊंगा। छोटी मोटी बात नहीं कह रहे हैं इमरान मसूद। कांग्रेस में उनकी वापसी हो गई है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय ने भी एक बड़ा दावा किया है। क्या दावा किया है अजय राय ने, जरा वो सुन लेते हैं। सबसे पहले, नए नवेले अध्यक्ष हैं अजय राय और इनके आने के बाद से कांग्रेस काफ़ी उत्साहित है। और ये जो बातें कह रहे हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही इमरान मसूद की एंट्री का ऐलान भी हुआ और उसके अलावा बहुत सारी बातें कही गई। और खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जो बातें हो रही हैं, जरा सुन लीजिए, सुनिए क्या कह रहे हैं अजय राय। लगातार अमेठी को देख रहे होंगे और वहाँ की जनमानस, वहाँ के लोग बहुत ही परेशान हैं। आम जनता की आवाज़ है। राहुल जी लगातार वहाँ से सांसद रहे, गांधी परिवार 40 साल वहाँ से सांसद रहा, कभी भी वहाँ पर बनाने का काम किया, बिगाड़ने का काम नहीं किया। बना बनाया अस्पताल गरीबों की मदद कर रहा था, आम लोगों की मदद कर रहा था। उसको अनावश्यक रूप से उसको बंद करा दिया सरकार ने और पूरी उसके लाइसेंस कैंसिल करा दिया। वो तो मैं माननीय उच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके आदेश से वो आज चल रहा है, गरीब आदमी का इलाज हो रहा है। कांग्रेस वहाँ हमेशा बनाने का काम क्यों, आम जनता की डिमांड है। क्योंकि राहुल गांधी जी ने कभी झूठ नहीं जनता से बोला, कांग्रेस ने कभी झूठ नहीं बोला। क्या चुनाव के समय क्या कहा आपने देखा होगा स्टेटमेंट स्मृति ईरानी जी का, 13 रुपये किलो चीनी मिलेगा आपको, कमल का बटन दबाओ 13 रुपये किलो चीनी ले लो। ये क्या वोट केवल जनता को हरमाने के लिए? हम निश्चित तौर से वहाँ की आम जनता आवाज़ है, बम्पर रूट से चुनाव जीतेंगे, आम आदमी की आवाज़ है ये। नहीं, मैंने मांग नहीं किया था, वहाँ की जनता की आवाज़ है कि जनता अगर वहाँ की आवाज़ देगी, आवाज़ वहाँ से चाहेगी तो निश्चित तौर से उस पर विचार करेंगे प्रियंका जी के नाम पर। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और प्रदेश अध्यक्ष के नाते हम 80 सीट की अपनी तैयारी कर रहे हैं। हम 80 सीट पर अपना काम कर रहे हैं और उस पर निर्णय लेना राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है कि गठबंधन में किस सीट कितनी किसके पास जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं पूरे 80 सीट पे पूरी मजबूती से काम कर रहा हूँ। तो आप सुन रहे थे अभी अजय राय को। और उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर कांग्रेस की नज़र है। कह रहे हैं कि हम प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरी नज़र जो है 80 सीटों पे है। अब गठबंधन है, चूंकि इंडिया गठबंधन अलायंस में समाजवादी पार्टी है, तो अब वो किसको कौन सी सीट जाएगी वो तो सेकेंडरी है, लेकिन प्राइमरी जो है वो 80 सीटों पर कांग्रेस की नज़र है। टारगेट मुश्किल है दोस्तों, लेकिन राजनीति में तो कुछ भी असंभव नहीं है, हर चीज़ संभव है। आप जानते हैं पॉलिटिक्स में सारी चीज़ें संभव होती हैं, संभावनाओं का खेल ही है पॉलिटिक्स। अभी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमज़ोर है, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में एक ज़माने में आप जानते हैं कि कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था। कांग्रेस फिर गुजरे जमाने को वापस लाने की तैयारी में है उत्तर प्रदेश में। अजय राय का बयान यही जाहिर कर रहा है। और वैसे इमरान मसूद की वापसी को कांग्रेस के सीनियर नेता एक उम्मीद के रूप में देख रहे हैं। जिस तरह की कोशिश कांग्रेस ने तेलंगाना में की है और उससे AIMIM परेशान है, यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी परेशान है, वो खुद परेशान है, ठीक वैसी ही कोशिश उत्तर प्रदेश में करने की तैयारी में कांग्रेस है। दरअसल कांग्रेस का फोकस उत्तर प्रदेश के मुस्लिम और दलित मतदाताओं पर है। मुस्लिम और दलित पॉकेट्स के नेताओं को कांग्रेस में लाने की कोशिश की जा रही है, कवायद चल रही है। सूत्रों की माने तो उनका कहना है कि चुनाव नजदीक आने के साथ ही दूसरे दलों के मुस्लिम नेता कांग्रेस की तरफ रुख कर सकते हैं
और उसकी शुरुआत हो चुकी है। आप देखिए दानिश अली से जिस समय मुलाकात हुई राहुल गांधी की, दानिश अली नाम तो आपको अभी तक याद होगा ही, और उनके साथ जो कुछ हुआ सदन के अंदर, नए संसद भवन के अंदर, और उसके बाद उनसे मिलने राहुल गांधी जाते हैं, वहां से एक अलग तरह की राजनीति की शुरुआत होती है। इमरान मसूद की वापसी होती है कांग्रेस में। यह तस्वीर आप देख लीजिए, दानिश अली के साथ मुलाकात। तो मुस्लिम नेता खासकर कांग्रेस की तरफ रुख कर सकते हैं जैसे जैसे समय जो है वो आगे बढ़ेगा, यानी कि लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आएंगे, क्योंकि मुस्लिम नेता अब अपने जिन इलाकों में जा रहे हैं वहां मुस्लिम मतदाताओं में राहुल गांधी को पसंदीदा नेता के रूप में देखा जा रहा है। राहुल गांधी इंडिया के फेवरेट नेता तो बन ही रहे हैं। आप जानते हैं कि तमाम नेता, कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, राहुल गांधी को अपने फेवरेट के रूप में देखने लगे हैं। अब कांग्रेस का पुराना वोटर भी राहुल गांधी के कारण पाला बदलते हुए दिख रहा है। जो लोग कांग्रेस से दूर हो गए थे वो अब वापसी करते हुए दिख रहे हैं। और उधर बीजेपी में हालात जो हैं वो उल्टे पड़े हुए हैं। कहें तो बीजेपी के हालात उल्टे हो गए हैं। वहां नेताओं की नाराजगी मोदी से बढ़ती दिख रही है। कौन कौन है ऐसे? वसुंधरा राजे सिंधिया, उनको देख लिया आपने। वसुंधरा राजे सिंधिया का गुस्सा और आलाकमान से अनबन तो जाहिर ही है, और अब मध्य प्रदेश में भी यही हाल दिख रहा है। अभी डिंडोरी में एक सभा में, मध्य प्रदेश के डिंडोरी में एक सभा में शिवराज सिंह चौहान ने जनता से सवाल किया कि ये सरकार आगे चलना चाहिए कि नहीं, मामा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं। ये बात जनता के बीच शिवराज सिंह चौहान जाकर क्यों पूछ रहे हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले सुन लेते हैं उनकी जुबानी, शिवराज सिंह की जुबानी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मुझे दिल से ईमानदारी से बताना, मैं कैसी सरकार चला रहा हूं, अच्छी सरकार चला रहा हूं कि बुरी सरकार चला रहा हूं? जोर से बताओ, अच्छी चला रहा हूं कि बुरी सरकार चला रहा हूं? तो यह सरकार आगे चलनी चाहिए कि नहीं? मामा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? भाजपा की सरकार फिर से आना चाहिए कि नहीं? तो आओ मेरे बहनों और भाइयों, हम संकल्प करें कि जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे। हालांकि शिवराज सिंह चौहान यहां सब तो अपनी बात कर रहे थे, नीचे वाला हाथ उन्होंने बहुत कायदे से लगाया और यहां मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए ये बोल रहे थे। हालांकि यहां मोदी जी के प्रधानमंत्री का से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि चुनाव यहां शिवराज सिंह चौहान के राज्य में और विधानसभा का चुनाव हो रहा है, और उस हिसाब से भी शिवराज सिंह चौहान जो बात पूछ रहे हैं ये एक पैगाम देने की कोशिश है नरेंद्र मोदी को, जो बार बार मध्य प्रदेश तो जा रहे हैं लेकिन वहां शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं ले रहे हैं। मंच पे चौहान साहब खड़े मिलते हैं, बैठे मिलते हैं, लेकिन एक बार भी उद्बोधन में कहीं भी शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लेना। क्या शिवराज सिंह चौहान को बिल्कुल आउट कर दिया गया है? 2 लिस्ट नहीं बल्कि 3 लिस्ट आ चुकी है कैंडिडेट्स की। पहली लिस्ट 39, दूसरी लिस्ट 39 और तीसरी लिस्ट 1 कैंडिडेट की, लेकिन अभी तक कहीं भी शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं आया है। तो यहां शिवराज सिंह चौहान जो सवाल पूछ रहे हैं ये बहुत वाजिब सवाल है, और जनता से पूछ रहे हैं कि क्या शिवराज सिंह चौहान को दोबारा सीएम, मामा को दोबारा सीएम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान को खुद सीएम बनाने की बात जनता से वो खुद कर रहे हैं, छोटी मोटी बात नहीं है। जबकि बीजेपी की टॉप लीडरशिप बोल चुकी है कि अभी सीएम पर कोई फैसला नहीं होगा। मोदी जी तो अपने भाषणों में शिवराज का नाम लेने से ही बच रहे हैं, लेकिन शिवराज सिंह का खुद को सीएम दावेदार बता देना ये इशारा कर रहा है कि मोदी से शिवराज सिंह चौहान 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हैं। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में एकजुटता है। कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में बदलाव दिख रहा है। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान हर जगह खुलती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में 150 सीट जीतने का वादा राहुल गांधी पहले कर चुके हैं। जरा वो 150 सुन लेते हैं राहुल गांधी, क्योंकि ये बार बार ये 150 सीट वाली बात बार बार याद दिलाई जाएगी, और तब तक जब तक कि चुनाव की घोषणा ना हो जाए, चुनाव की घोषणा ही नहीं बल्कि चुनाव के रिजल्ट की घोषणा ना हो जाए। अभी तो घोषणा, चुनाव का ऐलान होना बाकी है, तारीखों का ऐलान होना बाकी है, और 2-4 दिनों में उसका भी ऐलान हो जाएगा। हो सकता है कल परसों में हो जाए ऐलान। लेकिन राहुल गांधी कह क्या रहे हैं सुनिए जरा। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ, और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें
एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। सीएम का चेहरा क्या कमलनाथ होंगे मध्य प्रदेश में? भैया 150 सीटें आने वाली है। थैंक यू। तो राहुल गांधी मौसम देख रहे हैं, और मौसम इसलिए भी क्योंकि मौसम जो है बहुत सुहाना दिखाई दे रहा है कांग्रेस के हिसाब से, कांग्रेस के नज़रिए से, और इसलिए क्योंकि राहुल गांधी कुछ भी एग्जरेट करके नहीं बोलते हैं, बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलते हैं। राहुल गांधी ने कह दिया कि मध्य प्रदेश में इतनी सीटें आएंगी, तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं उनके पास उनके जो सोर्सेज हैं वो बहुत तगड़े हैं, क्योंकि वो यही बात कर्नाटक के लिए कह रहे थे, यही बात अभी पिछले दिनों उन्होंने 4 राज्यों के चुनाव की कही है, और ख़ासकर उन्होंने राजस्थान को लेकर कहा है कि वहाँ टफ फाइट है। और टफ फाइट, हालांकि टफ फाइट वाली बात उन्होंने नहीं कही है, लेकिन फिर भी वहाँ जो एज की बात है वो कांग्रेस को ही बताई है राहुल गांधी ने। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी इस बात को समझते हैं कि मध्य प्रदेश कितना आसानी से कांग्रेस जीतने जा रही है, लेकिन जितनी आसानी से राहुल गांधी अपनी बात रख रहे हैं, कांग्रेस की जीत की तरफ बढ़ते कदम को दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि 150 सीट जीतने जा रहे हैं, उतना ही खराब मौसम बीजेपी के लिए दिखाई दे रहा है। और उसमें शिवराज सिंह चौहान को कहना पड़ रहा है कि मामा को दोबारा सीएम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, छोटी मोटी बात नहीं है। और तीसरी तरफ उत्तर प्रदेश का हाल आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने अभी से ही कमर कस ली है, और ये बात विधानसभा चुनाव की नहीं हो रही है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की हो रही है। और अमेठी से राहुल गांधी को लड़ना चाहिए, ये बात अजय राय कह रहे हैं। सबसे शुरुआत में आपने सुन ली। तो 3 अलग अलग बातें हैं। इन तीनों चीज़ों को अगर एक साथ देखें तो एक सबसे बड़ा जो सवाल यहाँ उठता है कि जो मौसम खराब हो रहा है बीजेपी के लिए, उस खराब मौसम में क्या बीजेपी की नैया किनारे लग पाएगी? और कांग्रेस के बड़े दांव के आगे भंवर में क्या फंस गई है बीजेपी? और कांग्रेस ने चल दिया है बड़ा दांव, ये हम यहाँ लिख भी रहे हैं। आखिर कौन सा बड़ा दांव है? इन सब पे हम चर्चा करेंगे। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, हमारे साथ राहुल लाल जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप चारों का स्वागत करता हूं, और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। और सबसे बड़ी चीज़ कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे बीजेपी की हालत खस्ता खराब होती जा रही है, और राहुल गांधी अपने हिसाब से, अपने अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं, और साथ साथ कांग्रेस नए नए दांव चल रही है। इमरान मसूद उसमें से एक बड़ा दांव है। आने वाले समय में क्या और भी बीजेपी ही नहीं बल्कि दूसरे दलों के नेता भी कांग्रेस की तरफ आते हुए नजर आएंगे? तेलंगाना में बीआरएस और बीजेपी के कई नेता कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं लगातार तेलंगाना में, और तेलंगाना में जैसे जैसे समय आ रहा है नज़दीक, वैसे वैसे कांग्रेस की तैयारियां मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। अब तो डीके शिव कुमार ने अगले 30 दिनों तक डेरा डालने का प्रण ले लिया है, वो भी तेलंगाना में। तो कांग्रेस मजबूती के साथ तेलंगाना में भी पैर पसार रही है। आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। स्वामी जी, कैसे आप देखते हैं कांग्रेस के दांव को, और खासकर उत्तर प्रदेश से लेकर तेलंगाना तक? देखिए राजीव जी, मैं कई बार ये निवेदन कर चुका हूं कि मैंने अपने जीवन भर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाया। तो किसी ने मुझसे ये पूछा कि पिछले 9 साल के अपने अनुभवों के आधार पर बताइए कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या कहता है। तो मेरे को ये महसूस हुआ कि किताबों को छोड़िए, किताबी नॉलेज को छोड़िए, जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो स्ट्रेटेजी है, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में वो नहीं करना चाहिए जो मोदी जी कर रहे हैं। आपको 2-3 घटनाएं मैं राजीव जी बताता हूं। राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़े नेता जो विपक्षी दल हैं, विपक्षी दल के नेता हैं, वो वसुंधरा जी के यहां मिलने चले गए। किसी भी दल के लिए बड़ी खुशी की बात होती है कि उनके जो अलग अलग गुट हैं एक दूसरे से मिल रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा, 10 मिनट के अंदर उस विपक्षी नेता के पास फोन आ गया कि तुम वसुंधरा राजे क्या कर रहे हो, तुरंत वहां से निकल लो। यह दिखा रहा है बीजेपी के अंदर कितनी बड़ी फूट है। और देखिए, यह कहा जाता है कि बीजेपी जो है बहुत संगठित पार्टी है,
और वेल ऑयल्ड मशीनरी है। एक और घटना बताता हूं, जयपुर के अंदर अपने जो राजस्थान के कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उनसे पता चलाइएगा, जयपुर के अंदर जितने 3 व्हीलर्स हैं उनमें उन्होंने बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के पोस्टर्स लगाए और फोटोग्राफ लगाए, और जो उनके प्रदेश के अध्यक्ष सीपू जोशी हैं उनके बजाय कांग्रेस के जो लोकसभा के सभापति हैं सीपी जोशी, उनके फोटो लगा दिए। आप देखिए, ये होती है राजनीतिक रणनीतिक कुशलता और एक प्रकार की अकर्मण्यता और किस प्रकार के स्ट्रेटेजिक फेल्योर्स हैं। देखिए, आज के तारीख में वास्तविकता में जो इंडिया गठबंधन कर रहा है, इंडिया गठबंधन मैसेज क्या था? आपने अजय राय का संदर्भ लिया, अजय राय की बात सुनाई। देखिए राजीव जी, समझिए, कांग्रेस का उत्तर प्रदेश के हर गांव के अंदर 10-15 आदमी ऐसे हैं जो कि सो गए थे, या तो वो बिल्कुल घर बैठ गए थे या उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन मूलतः वो कांग्रेसी हैं। अब देखिए रणनीति क्या है। रणनीति यह है कि 80 सीटों पे अगर कांग्रेस को सरवाइव और रिवाइव किया जाएगा तो ये जो गांव-गांव में सोता हुआ कार्यकर्ता है ये जग जाएगा, और जो बीजेपी में चला गया है वो वापस आ जाएगा जी। और उसके बाद जब वापस आएगा, इसका मतलब बीजेपी का वोट घटेगा और कांग्रेस का वोट बढ़ेगा। और जब ये सीट डिसाइड होगी कि इंडिया अलायंस की कौन सी पार्टी कौन सी सीट लड़ेगी, क्योंकि आज की तारीख में जो लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है राजीव जी, ये पिछले इलेक्शन से अलग है। पहले ये हुआ करता था कि हमें इसे हराना है या इसे जिताना है। अब ये केवल देखिए, आज की तारीख में जो फेंस सीटर्स हैं वो पहले 30% हुआ करते थे, अब 2% से ज्यादा नहीं है। किसी भी आदमी से आप बात कीजिएगा व्यक्तिगत तौर पे, या तो मोदी का अंधभक्त है या मोदी जी का विरोधी है जी। तो इसका मतलब यह है वर्टिकल स्प्लिट है, 65-35 की आज के तारीख में वर्टिकल स्प्लिट है। और जब तक चुनाव पास आएंगे ये वर्टिकल स्प्लिट घट के 25 की हो जाएगी और बढ़ के 75 की हो जाएगी, माने 75-25 की स्प्लिट हो जाएगी। क्योंकि आज की तारीख में फेंस हिटर्स नहीं है, या तो मोदी जी को मानने वाले हैं, और मोदी जी को भी जो मानने वाले हैं आज की तारीख में, ये तभी तक हैं जब तक चुनाव घोषित नहीं हो रहे हैं। चुनाव आयुक्त ने मुख्य चुनाव आयुक्त में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आपने सुना, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि उनको भी ये आभास हो गया है कि जमीन के नीचे चुनावी स्पंदन क्या हो रहा है। और उन्होंने कहा कि इस बार शायद उनको ऐसा प्रेरणा मिली है कि मुझे TN शेषन का उदाहरण पेश करना है, एक निष्पक्ष चुनाव कराने हैं। इसलिए जो एक भावना लोगों के बीच में जम गई थी कि EVM के मामले में धांधली होगी, मुझे ऐसा लगता है चुनाव आयोग इस बार, क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि जनता का जो एक प्रकार का प्रतिरोध है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हर पार्लियामेंट सीट में 20-25 हजार वोट की हेराफेरी से जीत हार नहीं होगी, लाखों वोटों की जीत से 2-2, 3-3 लाख वोटों की जीत हार होगी। और इतना ज्यादा संगठित, क्योंकि देखिए जो इंडिया अलायंस की पार्टीज हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी या राष्ट्रीय लोकदल हो, इनके कार्यकर्ताओं के आपसी समन्वयन से ऑर्गेनाइजेशनल इंटेग्रिटी भी बढ़ रही है, फाइनेंशियल भी कोहेशन बढ़ रहा है, और उसका प्रतिरोध करना किसी भी दल के लिए जो अकेला पड़ गया है संभव राजीव जी नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये अकेला अगर पड़ गया है तो संभव नहीं है। और यहाँ अलग अलग राज्यों की हम बात कर रहे हैं और उसमें जो डेवलपमेंट है कांग्रेस के अंदर उसकी भी बात हम कर रहे हैं। इमरान मसूद का कांग्रेस में आना ये क्या मायने रखता है, उत्तर प्रदेश पर कांग्रेस कैसे फोकस कर रही है। अलग अलग राज्यों की बात हो रही है, विधानसभा चुनाव की बात हो रही है, लेकिन साथ में कांग्रेस का इतना ज़्यादा जोर, इतना फोकस उत्तर प्रदेश पे क्यों है, ये समझने की ज़रूरत यहाँ है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एक पिक्चर देख रहे थे हम स्क्रीन पे कमलनाथ जी का, ज़रा उस कमलनाथ जी के इस बाइट को सुनाइए, कह क्या रहे हैं ज़रा सुन लेते हैं, और फिर सीधे आएंगे प्रशांत टंडन जी के पास और उनसे समझेंगे कि उत्तर प्रदेश क्यों फोकस में है कांग्रेस के। लेकिन पहले सुनते हैं कमलनाथ जी को। हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई है, हमने बहुत सारे नामों पर चर्चा करी है, अभी कोई फैसला नहीं हुआ और ये फैसला अगले 6-7 दिन में हम करेंगे। पर लगभग हमने 140 सीटों पर 130-40 सीटों पर चर्चा हुई है और सबके सुझाव सुन लिए, सबके सुझाव सुन के अब फिर से हम बैठक बुलाएंगे और फैसला करेंगे।
अभी 4-5 दिन तो लगेंगे, क्योंकि सीटों पर चर्चा होगी सर, लगभग 140 सीटों पर। तो सुन रहे थे आप, आज एक्चुअली कांग्रेस की बैठक चल रही थी मध्य प्रदेश में कैंडिडेट्स को लेकर के, और लगभग 140 सीटों पे जो कैंडिडेट्स कौन होने चाहिए इस पर इनकी चर्चा फाइनल हुई है। अब 2-4 दिनों में शायद घोषणा हो जाए कैंडिडेट्स की घोषणा, यानी कौन फाइट करेगा कहां से, इसके लिए उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस करे, उस पर काम चल रहा है। और यही बता रहे थे यहाँ पर कमलनाथ जी। आना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, 5 राज्यों के चुनाव, शोर ज़्यादा 4 राज्यों का है, और उसमें भी मध्य प्रदेश सबसे आगे है। मामा जी की बात भी आप सुन लिए, कह रहे हैं कि मामा जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। ये सवाल जो कर रहे थे वो, ये सवाल किससे कर रहे थे? ये सवाल अपने प्रधानमंत्री से कर रहे होंगे शायद, जनता के जरिए अगर देखा जाए तो। लेकिन एक वो नीचे वाला हाथ लगाते हुए कहते हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। ये सवाल भी बड़ा सवाल है, छोटा नहीं है। और ये जनता से पूछ रहे हैं कि मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। खैर, लेकिन जब मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, तो फिर उत्तर प्रदेश का ख्याल आता है। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का हाल आप देख रहे हैं कि शानदार तैयारियों के साथ कांग्रेस दिखाई दे रही है। अजय राय इमरान मसूद को लेके आए और चर्चा हो रही है। ज़रा इमरान मसूद का आना और कांग्रेस की अजय राय की जो पीसी है आज की, इसमें जो अपनी बात रख रहे हैं अमेठी से लेकर के तमाम बातें, ज़रा ये समझना चाहता हूँ आपके ज़रिए कि यहाँ से हम कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं प्रशांत जी। जी राजीव जी, उत्तर प्रदेश में 2009 में आखिरी बार कांग्रेस ने अच्छी परफॉर्मेंस। बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस चर्चा। जीती जब 22 MP जीत कर आए थे वहां से, और उसके बाद से लगातार कांग्रेस की परफॉर्मेंस वहां पे खराब रही है। अभी घोसी के चुनाव जब आए और 43,000 से बीजेपी हारी, तो मैं उत्तर प्रदेश के उन इलाकों में गया, पूर्वांचल और अवध के इलाकों में, और मैंने देखा कि वहां पे अब जो है वापस 2-3 बातें बहुत स्पष्ट दिखाई दी। एक तो इंडिया गठबंधन का नाम बहुत नीचे तक चला गया है। दूसरा कि गुस्सा बहुत है लोगों में, और वो गुस्सा राज्य सरकार से कम है, वो गुस्सा केंद्र सरकार से ज्यादा है। तो एक तो ये बात है। दूसरी चीज क्या है कि मुस्लिम वोट बड़ा उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में ही प्रभावशाली है, जिसकी चर्चा कम होती है जी। उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है राजीव जी, और पूरे भारत की स्थिति ये है कि अब बड़े पैमाने पर मुस्लिम्स में एक सोच डेवलप हो रही है कि वो राष्ट्रीय पार्टी को वोट दें, क्योंकि क्षेत्रीय दल उनकी दशा को में काम नहीं आए। और पिछले करीब 9-9.5 साल से बहुत से मुसलमान, कभी बुलडोजर, कभी लिंचिंग, कभी दंगों में घर जलाए जाना, पुलिस मुकदमे, जेल, ये तमाम चीजें झेल रहे हैं। और उसके अलावा जो दूसरा चीज झेल रहे हैं वो मनोवैज्ञानिक यातना, जो मुसलमान नहीं भी झेल रहा है। जितनी बार नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं और इशारा करते हैं पत्थरबाज का, आप सोचिए मुसलमानों के दिल पे क्या गुजरी होगी जब वो संसद में दानिश अली को कितनी गालियां और कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया बीजेपी के MP की तरफ से, बिजोड़ी की तरफ से। तो मुसलमान बहुत मानसिक यातना बड़े पैमाने पर झेल रहा है, चाहे वो ट्रेन पे मारने वाला जो है वो जवान हो RPF का या कहीं भी। तो इस तरीके के माहौल में जब मुसलमान रह रहा है और क्षेत्रीय पार्टियां उसकी मदद नहीं कर पाई,
कौन गया पहले इसके दानिश अली के यहाँ? राहुल गांधी गए। कभी भी ऐसा कुछ होता है तो राहुल गांधी का बयान आता है, वो लोग मिलने जाते हैं। तो इस चीज को रीथिंकिंग है मुसलमान में, ये मैंने महसूस किया। और मैं बहुत समय से इस बात को कह रहा हूं कि मुस्लिम समाज में बड़ी जबरदस्त तरीके से रीथिंकिंग है, और वो इतनी स्ट्रांग है कि तमाम सारे लोग जो अपने आप को मुसलमानों का नेता क्लेम करते हैं, उनकी भी नहीं सुनी जाती है। मैं एक मिसाल दे देता हूं। पसमानदा के बाद डिबेट चली और पसमानदा के बड़े नेता, अपने आप को क्लेम करने वाले दानिश अंसारी मंत्री हैं योगी सरकार में। घोसी के चुनाव के वक्त वो सारे मदरसों में गए, धमकियां दी कि बिजली काट देंगे, पुलिस लगा देंगे। वहां पे स्टूडेंट्स को, लड़कों को यातना दी गई, मारपीट हुई, और कोई ऐसा मदरसा नहीं बचा जहां वो गए नहीं, लेकिन वोट नहीं मिला जी। ना बीजेपी को, ना बीजेपी जिसको चाहती थी उनको। तो ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और ये रीथिंकिंग जरूर रिफ्लेक्ट करेगी। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा मुद्दा और बहुत बड़ी गलती क्या है, ये कर नहीं सकते हैं। योगी ने कास्ट सेंसस को, कास्ट सर्वे को रिजेक्ट कर दिया। छत्तीसगढ़, कल आपने बताया कि छत्तीसगढ़ में हो रहा है, बिहार के नतीजे आ गए हैं। ये नतीजे पहली लेवल के नतीजे हैं, दूसरे लेवल के नतीजे तो और खतरनाक होंगे, क्योंकि उन नतीजों में यह है कि कौन कितने जाति कितने पे बैठी हुई है। तो ये जो कास्ट सेंसस का और कास्ट सर्वे का जो असर है, वो इन चुनावों में रहेगा। बहुत बड़ा मुद्दा इन चुनाव में वो रहने वाला है जी। 3-4 मुद्दे जो काम कर रहे हैं, कास्ट सेंसस, मंडल 3 जिसको कहा जाए, और उस मंडल 3 में भी जो है वो बिहार का जो 63% आ गया ओबीसी। तो बीजेपी की जो सोशल इंजीनियरिंग है वो एकदम एक्सपोज हो गई इस मामले में। दूसरा, बेरोजगारी। पिछले 40-45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी। किसी गांव में, किसी शहर में जाएं, आपको सबसे ज्यादा गुस्सा नौकरियों से मिलता है। और कहीं नहीं, दिल्ली में भी अगर आप देख लें, मैं तो बात करता हूं लोगों से जो हमारे घर में सामान देने आते हैं लोग, या ये जो ओला के ड्राइवर है या दूसरे लोग हैं टैक्सी के, वो बड़े क्वालिफाइड लोग हैं, वो अच्छी कंपनियों में नौकरियां कर रहे थे कोविड से पहले। तो ये कोविड ने इतने लोगों की नौकरियां ले ली हैं, इतनी कंपनियां बंद हुई हैं, वो सब लोग अब वो जो गीग वर्कर्स बन गए हैं। अपना घर चलाना है, EMI देनी है, बच्चों का ख्याल रखना है। तो ये जो बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, वो बहुत बड़ा गुस्सा समाज में दिखाई देता है, और महंगाई। तो ये सारे मुद्दे काम कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में जो माहौल बन रहा है वो लोकसभा इलेक्शन का हो रहा है। इसलिए इमरान मसूद का आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पहली बार वो छोड़कर गए थे क्योंकि उन्होंने कागज उड़ाए, तो उनको लगा था कि जाना चाहिए, और इस तरीके से आने जाने से क्रेडिबिलिटी तो खराब होती है। लेकिन इस बार कांग्रेस को काफी एज है यूपी में। एक जो बात इम्पोर्टेंट है राजीव जी, वो है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान देना चाहिए। ध्यान कहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में? मैं बहुत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अभी जिसकी बात प्रोफेसर अखिल स्वामी कर रहे थे, बहुत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या गांव के स्तर पे मैं कांग्रेस के वर्कर से मिला या आम जनता से मिला। वो लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, बूथ बाय बूथ काम कर रहे हैं। ये जो कांग्रेस के मिडिल लेवल अधिकारी हैं, पदाधिकारी, ये सबसे डिफिकल्ट लोग हैं कांग्रेस के अंदर। और आते हैं प्रशांत जी, उस पे आते हैं। इसको जरा आप और डिस्क्राइब कीजिएगा थोड़ा और अच्छे से, क्योंकि ये समझना है, क्योंकि आप चूंकि 10 अलग अलग जनपदों को घूम करके आए और तमाम चीज़ों को बहुत नज़दीक से देख के आए हैं, और वो भी खासकर पूर्वांचल और मध्य भाग जो है उसका।
उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में फोकस रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पिछले दिनों अमेठी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, उस पर भी हम बात करेंगे। थोड़ा रोकना चाहता हूं आपको प्रशांत जी, आता हूं दोबारा और राहुल लाल जी आपके पास आना चाहता हूं। राहुल लाल जी, आपसे ज़रा समझना ये चाहता हूं, मध्य प्रदेश कई बार आप जा चुके हैं, मुझे ध्यान आ रहा है कि आप कह रहे थे कि एक पान वाले से आपने बात की थी, कुछ दिन पहले आपने उसकी चर्चा भी की थी। उस पान वाले ने क्या कुछ बताया था आप याद कीजिए, तीन चार महीने पहले की बात है, आपने ये बात की थी। लेकिन अभी क्या ज़रूरत पड़ी कि शिवराज सिंह चौहान को लोगों से पूछना पड़ रहा है कि मामा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? तो वो जो पान वाला है वो आज की तारीख में क्या कहता है? एक सिंबॉलिक हो सकता है, आप उस पान वाले से दोबारा ना मिले हों, अभी दोबारा ना गए हों, लेकिन फिर भी आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण है कि शिवराज सिंह चौहान, और क्या बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं शिवराज सिंह चौहान, और जो राहुल गांधी दावा कर रहे हैं उसमें कितनी ताकत, कितना दम है। और जो बीजेपी, अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना कमलनाथ जी का बयान, कह रहे हैं कि हमारी तैयारी पूरी हो गई है, 140 सीटों के लिए हमने कैंडिडेट्स पर लगभग सहमति बना ली है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मध्य प्रदेश की स्थिति मैं कम से कम इस वर्ष में 4-5 बार मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्से में विजिट कर चुका हूं। मैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये 2 जगह हमें जाने का मौका मिल पा रहा है, मैं जा पा रहा हूं। और जो आप कह रहे हैं कि जो स्थितियां 4 महीने पहले थी वो स्थितियां तब काफी ज्यादा बदल गई है। यानी वहां से भी जो हम लोग देखें कि कांग्रेस के पक्ष में जो स्थिति है वो बहुत बदला है। इसके 2-3 कारण है। जो मामा जी का बयान आप देख रहे हैं, अगर हम लोग देखें कि तमाम रैलियां हो रही है मध्य प्रदेश में, उसमें आपने जैसा बताया कि प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं लेकिन शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लेते हैं। प्रधानमंत्री और शिवराज सिंह चौहान की दूरियां कितनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अगर वो एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए भी जाते हैं तो वो प्रधानमंत्री के चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नजर नहीं आती है। यानी कि दोनों की केमिस्ट्री, शिवराज सिंह चौहान तो प्रयास करते हैं मुस्कुराते हुए मिलने का, लेकिन उनको प्रधानमंत्री की तरफ से मुस्कुराहट वाली जवाब नहीं मिल पाती। मध्य प्रदेश में जो खेमेबंदी है वो बहुत ज्यादा है। देखिए, हम लोग जो लोग मीडिया में कहते हैं कि भाई शिवराज खेमा है, नाराज खेमा है, महाराज खेमा है, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। अब खेमेबंदी की स्थिति इससे भी बहुत बड़े स्तर पे है। आप सोच के देखिए कि मध्य प्रदेश की स्थितियां जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो कि हम लोग कर्नाटक की स्थिति को रिपीट करने जा रहे हैं। सबसे पहला चीज तो मैं कहूं कि मेरे अनुसार मध्य प्रदेश में कांग्रेस 150 नहीं, कम से कम 160 प्लस सीटों की तरफ जाते हुए दिख रही, जो जमीन की स्थिति नजर आ रही है। क्योंकि अभी जो प्रशांत जी कह रहे थे, हम लोग जब बेरोजगारी पे बात करते हैं वहां पे लोगों से, वो उसमें बातें अविवाहित लड़कों की बात, अगर जमीन पे जाते हैं भारी मात्रा में अविवाहित लड़के मिलते हैं। अब वो अविवाहित लड़के कौन है? जिनके पास ऊंची ऊंची डिग्रियां, उन्होंने इंजीनियरिंग किए हुए हैं, MBA किए हुए हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं है उनके पास कुछ भी, या कहीं किसी कंपनी में था तो वो कंपनी से बाहर कर दिए गए, शादी नहीं हुई है, उनके माता पिता तक परेशान है कि हमने तो बच्चे की पढ़ाई लिखाई पे काफी कुछ प्रयास किया, लेकिन ना तो नौकरी लगी है, नौकरी ना लगने के कारण शादी भी नहीं हुई, और शादी ना होने के कारण, रिश्ता ना होने के कारण उन्हें सामाजिक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। आप सोच के देखिए कैसा हायरार्की बना दिया है इन्होंने। दूसरी चीज, यानी ये तो बेरोजगारी की स्थिति की जब उसका विश्लेषण करते हैं वो उसके 100 डायमेंशन मिलते हैं, उसमें से एक डायमेंशन जमीन पे ये भी मिलता है। दूसरी चीज, जो शिवराज सिंह चौहान का दर्द, थोड़ा सा मैं उधर भी आ रहा हूं। शिवराज सिंह चौहान की स्थिति क्या है? वो लगभग सोचिए कि अगर 1.5 साल हम लोग कमलनाथ जी के हिस्से को छोड़ देते हैं तो वो करीबन 20 वर्ष वहां पे मुख्यमंत्री रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी हालत में नहीं चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान बने, अगले फिर से मुख्यमंत्री बने हुए। उनकी इस स्थिति ने यह चीज पहुंचा दिया है कि वो जनता के सामने में बोलने के लिए परेशान है कि क्या हमें अब मुख्यमंत्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों से बातचीत हो रही है, शिवराज सिंह चौहान को टिकट नहीं मिलेगा। जो अब तक की स्थिति है, चूंकि आपने भी बताया कि 3 सूचियों में उनका नाम नहीं है, तो जो आने वाले आगे की सूची की टिकटें हैं उसमें उनको टिकट नहीं मिलेगा। यानी आप जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है उनको टिकट नहीं देना चाह रहे हैं, और कैलाश विजयवर्गीय सरीखे लोगों को आप टिकट देना चाह रहे हैं, जो जनता के बीच में ही जाके कह रहे हैं कि हमें चुनाव लड़ने का मन नहीं, और अब जब उनको जबरन आप चुनाव लड़ा रहे हैं तो वो खुलेआम रिश्वत बांटने की बात कर रहे हैं कि हम प्रत्येक पोलिंग बूथ स्टेशन पर 51 हजार रुपया नगद बांटेंगे। यानी सोचिए कितने डरे हुए हैं वो भी, कि उनको भी अंदाजा है कि इस समय जो लोग भी, जिनको भी वहां पे चुनावी सभा में उतारा जा रहा है बीजेपी के लोगों को, उन सबों को पता है कि एक तरह से ये हम लोगों का बलिदान, हम लोगों को मुफ्त में बलिदान होना पड़ेगा जमीन पे जाके।
मध्य प्रदेश में बीजेपी के कई बड़े एक तरह से नेताओं ने ऑफ द रिकॉर्ड स्वीकार किया है कि हमारी जमीनी स्थिति सही नहीं है। और आपको याद होगा कि आपके डिबेट में जब भारत जोड़ो यात्रा संपन्न हुई थी, तब सबसे पहले मैंने आपके यहां पे कहा था कि बीजेपी ने आंतरिक सर्वे कराया है भारत जोड़ो यात्रा के बाद, और उसमें उन्होंने पाया है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की स्थिति काफी खराब है। उसके 2-3 महीने बाद वो रिपोर्ट हर तरफ चर्चा का विषय बनी, उसमें तक वो ज्यादा चर्चा का विषय नहीं था। वो यानी वो जो वहां से जो बीजेपी का जो डाउनफॉल की स्थिति आई है मध्य प्रदेश में, वो उससे आगे उबर नहीं पाई है। आप सोच के देखिए कि अभी बेरोजगारी का मामला इनके पास है, महंगाई का मामला इनके पास है, जिस तरह से कास्ट सेंसस के मामले अभी उसको कांग्रेस उठा रही है मजबूत ढंग से, वैसे स्थिति में ओबीसी के लोग जरूर सोच रहे हैं। आदिवासी समुदाय के भीतर एक बड़ी नाराजगी है। मैं विशेषकर मैं मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों के संदर्भ में कह सकता हूं कि विपक्ष ने जिस तरह से हमारे महामहिम का मामला उठाया था संसद भवन के उद्घाटन के संदर्भ में, कि उद्घाटन के संदर्भ में भी महामहिम की उपस्थिति नहीं थी, या फिर जब संसद में एक तरह से स्थानांतरण हो रहा था पुराने संसद से नए संसद की तरफ, तब भी महामहिम की उपस्थिति नहीं थी वहां पे। तो ये तो इसको एक आदिवासी समुदाय खुद मान रहा है कि आदिवासी समुदाय की राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति जिसका भारतीय जनता पार्टी डंका पीटती है, उनकी क्या स्थिति है। तो वो उस वर्ग में भी नाराजगी है। तो जनता के बीच में अलग नाराजगी है। नेताओं में आप सोचिए कि आप नरेंद्र सिंह तोमर को लेके आ गए, लोग सवाल पूछ रहे हैं, सब लोग सारे के सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं। फिर तोमर जी जब किसानों को नहीं समझा पाए, जब बैठ के, प्रधानमंत्री जी का बयान तो याद है हम सबों को, प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि वो दीपक के लॉ से भी पवित्र किसान 3 कृषि कानून है, हम समझा नहीं पाए। किसको समझाने की जिम्मेदारी दी थी उन्होंने? नरेंद्र सिंह तोमर जी को समझाने की जिम्मेदारी दी थी। तो जब वो 11 महीने में किसानों को नहीं समझा पाए, मध्य प्रदेश की स्थिति तो और भी बुरी हालत है, जहां पे कि हवा फिजा सब कुछ राहुल गांधी के पक्ष में है। वहां पे वो जनता को कैसे समझा देंगे कि आप फिर से हमें वापस लाइए? क्योंकि जो भ्रष्टाचार और करप्शन के मामले जो हम लोगों ने कर्नाटक में देखा, वो तो 40% वाली कमीशन सरकार के आरोप लगे वहां पे। मध्य प्रदेश में तो वो 10% में, उसमें और इजाफा है, वो 50% पे जा चुका है। तो देखिए, ना तो हिंदुत्व का कार्ड है वहां पे, ना जो है कि पार्टी में जो भारतीय जनता पार्टी संगठित नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो भी उनकी मजबूरी हो, उन्होंने देखिए स्पष्ट कर दिया है तीनों राज्यों को लेके कि हमारे तीनों राज्यों में हमारा चेहरा जो है वो कमल ही होगा, हमारा चेहरा कोई व्यक्ति विशेष नहीं होगा। तो स्पष्ट है कि वो कहीं से भी वो किसी भी रूप में एक तरह से मामा जी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। तो मामा जी फिर पूरी ताकत और एनर्जी किसके लिए लगाएंगे? वो किसी दूसरे के लिए, मुख्यमंत्री को पद पर बैठाने के लिए वो एनर्जी तो लगाएंगे नहीं वो। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही ज्यादा अपने अंदरूनी खींचातानी में फंसी है, और जनता के सामने में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काफी हाई है। हमें लग रहा है कि बीजेपी में जिन चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह जी, उनको अब जरूर पछतावा हो रहा होगा कि जब पूरा देश कोरोना की तरफ अग्रसर था, मध्य प्रदेश में सत्ता के लिए उन्होंने लॉकडाउन तक को थोड़ा रोक दिया था उस जमाने में 2020 में। उस स्थिति में जो वो गलत निर्णय लिया, वो गलत निर्णय उन्हें अब लोकतंत्र का वो अपहरण सबसे भारी पड़ने जा रहा है। जनता बहुत ही मुंहतोड़ जवाब उन्हें मध्य प्रदेश में देने जा रही। बिल्कुल बिल्कुल, मध्य प्रदेश की बात हम कर रहे हैं, लेकिन कैसे कैसे जो समय का चक्र है कैसे आगे बढ़ता है और कैसे चीजें परिवर्तित नजर आती हैं, उसकी कुछ वानगी आपके सामने पेश करता हूं। अभी थोड़ी देर पहले आपने हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर रविकांत जी। रविकांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और जरा राहुल गांधी के मध्य प्रदेश पर जो अभी बयान थोड़ी देर पहले हम दिखाए थे, जरा उस बयान को ले आइए, उस बयान को जरा सुनाइए। राहुल गांधी, अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ, और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। सीएम का चेहरा क्या कमलनाथ होंगे मध्य प्रदेश में? भैया 150 सीटें आने वाली है। थैंक यू। ये 3 महीना पहले राहुल गांधी ने 150 सीटें कही थी, और अभी राहुल लाल जी कह रहे हैं हमारे साथी कि 160 सीटें आ सकती हैं आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी को। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी क्या तैयारियां कर रही है, अभी अभी आपने सुना था। जरा कमलनाथ जी को भी ले आइए। कमलनाथ जी, अभी हमारा डिस्कशन हुआ,
आराम से। हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई है, हमने बहुत सारे नामों पर चर्चा करी है, अभी कोई फैसला नहीं हुआ और ये फैसला अगले 6-7 दिन में हम करेंगे। पर लगभग हमने 140 सीटों पर 130-40 सीटों पर चर्चा हुई है और सबके सुझाव सुन लिए, सबके सुझाव सुन के अब फिर से हम बैठक बुलाएंगे और फैसला करेंगे। फिर से बैठक बुलाएंगे और फैसला करेंगे। 140 सीटों की बात हो रही है और आप जानते हैं कि 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जबरदस्त दबाव पेश करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। और बीजेपी कितनी दबाव में है, वहां के पिछले 18 साल से जो मुख्यमंत्री हैं उनको पूछना पड़ रहा है, जनता से सर्टिफिकेट लेना पड़ रहा है कि क्या मुझे यानी मामा को मुख्यमंत्री रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। सुनिए जरा ये भी। मुझे दिल से ईमानदारी से बताना, मैं कैसी सरकार चला रहा हूं, अच्छी सरकार चला रहा हूं कि बुरी सरकार चला रहा हूं? जोर से बताओ, अच्छी चला रहा हूं कि बुरी सरकार चला रहा हूं? तो ये सरकार आगे चलनी चाहिए कि नहीं? मामा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? भाजपा की सरकार फिर से आना चाहिए कि नहीं? तो आओ मेरे बहनों और भाइयों, हम संकल्प करें कि जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे। तो ये पूरा फोकस मध्य प्रदेश पे क्यों है? लेकिन मध्य प्रदेश से थोड़ा सा बाहर निकलिए और उत्तर प्रदेश आइए तो उत्तर प्रदेश में एक अलग हलचल चल रही है जिसकी शुरुआत में हम चर्चा कर चुके हैं। और हलचल ऐसी है कि सीधा सीधा अजय राय को कमान है अब उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश के मुखिया होने के नाते जो तैयारियां कर रहे हैं वो 80 की 80 सीटों पे कर रहे हैं। ज़रा उनको भी ले आइए, अजय राय जी को सुनते हैं और फिर सीधा आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। जरा समझें कि क्या कुछ चल रहा है, कैसे चल रहा है, इस राजनीति को कैसे हम कहां से देखें। जरा अजय राय को लाइए। लगातार अमेठी को देख रहे होंगे और वहाँ की जनमानस, वहाँ के लोग बहुत ही परेशान हैं। आम जनता की आवाज़ है। राहुल जी लगातार वहाँ से सांसद रहे, गांधी परिवार 40 साल वहाँ से सांसद रहा, कभी भी वहाँ पर बनाने का काम किया, बिगाड़ने का काम नहीं किया। बना बनाया अस्पताल गरीबों की मदद कर रहा था, आम लोगों की मदद कर रहा था, उसको अनावश्यक रूप से उसको बंद करा दिया सरकार ने और पूरी उसके लाइसेंस कैंसिल करा दिया। वो तो मैं माननीय उच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके आदेश से वो आज चल रहा है, गरीब आदमी का इलाज हो रहा है। कांग्रेस वहाँ हमेशा बनाने का काम क्यों? आम जनता की डिमांड है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने कभी झूठ नहीं जनता से बोला, कांग्रेस ने कभी झूठ नहीं बोला। क्या चुनाव के समय क्या कहा आपने देखा होगा स्टेटमेंट स्मृति ईरानी जी का, 13 रुपये किलो चीनी मिलेगा आपको, कमल का बटन दबाओ 13 रुपये किलो चीनी ले लो। ये क्या वोट केवल जनता को हरमाने के लिए? हम निश्चित तौर से वहाँ की आम जनता आवाज़ है, बम्पर वोट से चुनाव जीतेंगे, आम आदमी की आवाज़ है ये। नहीं, मैंने मांग नहीं किया था, वहाँ की जनता की आवाज़ है कि जनता अगर वहाँ की आवाज़ देगी, आवाज़ वहाँ से चाहेगी तो निश्चित तौर से उस पर विचार करेंगे प्रियंका जी के नाम पर। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और प्रदेश अध्यक्ष के नाते हम 80 सीट की अपनी तैयारी कर रहे हैं। हम 80 सीट पर अपना काम कर रहे हैं और उस पर निर्णय लेना राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है कि गठबंधन में किस सीट कितनी किसके पास जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं पूरे 80 सीट पे पूरी मजबूती से काम कर रहा हूँ। प्रियंका गांधी के बारे में इन्होंने कहा था कि वाराणसी से जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं उनके सामने प्रियंका गांधी को खड़ा करना, उससे उस सवाल का जवाब भी इन्होंने दिया। अमेठी की बात कर ही रहे थे, अमेठी में संजय गांधी अस्पताल को लेकर के जो पिछले दिनों हुआ है वो चर्चा। और 80 सीटों पर हम प्रदेश अध्यक्ष हैं और इस हिसाब से बने रहिए। परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस चर्चा। 80 सीटों के लिए तैयारी चल रही है। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश लगा भी है, टेरिटरी वाइज अगर देखिए तो बहुत सारा पार्ट, खासकर झांसी वाला जो पार्ट है वो लगा हुआ पार्ट है और बहुत कुछ एक दूसरे को साझा भी करते हैं ये लोग, संस्कृति भी साझा करते हैं एरिया वाइज। लेकिन ज़रा समझें प्रोफेसर रविकांत जी कि एक तरफ
रविकांत जी, एक तरफ वहां के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मामा को रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में तैयारी चल रही है कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त। आप चूंकि उत्तर प्रदेश है, उसमें भी लखनऊ में हैं, उस हिसाब से भी समझना चाहता हूं आपसे कि चल क्या रहा है, और लखनऊ से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को कैसे आप देख रहे हैं? क्या कुछ नजर आ रहा है आपको? हमारे साथी राहुल लाल जी कह रहे हैं कि 150 राहुल गांधी 3 महीना पहले कह रहे थे, लेकिन अब 160 सीटें ला रही है कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में। कांग्रेस का नहीं, मैं पहले शिवराज सिंह चौहान ने जो कहा है उसका अगर पोस्टमार्टम किया जाए तो उससे बगावत की बू आती है, और वसुंधरा राजे के बाद मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान ने सीधे तौर पर चुनौती पेश कर दी। वो जो अंतिम वाक्य आपने जो सुनवाया यहाँ की, जो मेरा साथ देगा हम उसका साथ। रविकांत जी, चलिए एक और बाइट सुना देता हूँ, एक और सुन लेते हैं शिवराज जी का, तो आप जो बात कह रहे हैं थोड़ा और पुख्ता बात हो जाएगी। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा तुमको। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा तुमको। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा तुमको। मैंने ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा तुमको। मैंने मध्य प्रदेश में राजनीति, ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा। लाडली बहना के लिए कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान कि आप लोगों को, बहनों, आप लोगों के लिए को ऐसा भैया नहीं मिलेगा, अगर चला गया तो बहुत याद आऊंगा। यानी कि अपनी विदाई भाषण दे रहे हैं, क्या ये माना जाए शिवराज सिंह चौहान हर जगह? रविकांत जी, अपना विदाई भाषण तो है ही, आगे की भी तैयारी है कि अगर हमारा साथ नहीं तो फिर हम भी नहीं देंगे। ये भी खुला ऐलान है नरेंद्र मोदी के लिए। वो मध्य प्रदेश जहां 50% से ज्यादा ओबीसी की आबादी है, और शिवराज सिंह चौहान अति पिछड़ा समाज से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि अगर ओबीसी उसका निकलता है तो किसी भी सूरत में वो कांग्रेस के सामने नहीं टिक सकती है। इसलिए लगातार वहां देखिए कि 3 मुख्यमंत्री और तीनों ओबीसी समाज से। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के साथ और नरेंद्र मोदी के सामने दिक्कत यह है कि अगर पॉलिटिकल करियर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान का बड़ा है, मुख्यमंत्री लंबे समय से हैं वो। शिवराज सिंह चौहान शायद भाजपा के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं, और अगर उन्हें हटाने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने की, जो संकेत मिला है उनको, इसीलिए उन्होंने खुला ऐलान कर दिया और चुनौती दे दी है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी की, उसमें घनघोर भ्रष्टाचार। आप वो उस घोटाले को याद कीजिए जिसमें तमाम हत्याएं तक हुई हैं, लोगों ने आत्महत्याएं की हैं, और अब मध्य प्रदेश की जमीन पर राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, जीतू पटवारी हो, इन लोगों की आप भीड़ में देखिए, अजीब उत्साह, अति उत्साह और बदलती हुई जमीन दिखाई पड़ रही। तो अगर राहुल जी इस बात को कह रहे हैं कि 150 नहीं 160, तो उनकी बात को हम लोग बहुत पुख्ता मान सकते हैं। रही बात उत्तर प्रदेश की, यही तो ले दे के बचा है बीजेपी के पास। 3-4 स्टेट हैं जहां वो अपनी नैया पार लगाना चाहते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम और गुजरात। बाकी तो सब जगह फंसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जो सरकार है वो यहां मिशन 80 पर काम कर रही है। सपने देखना और हौसले रखना ये तो अच्छी बात है, राजनीति में हो या सामान्य जीवन में भी। लेकिन अभी जो इंडिया अलायंस की घेरेबंदी होने जा रही है, आज ही जो खबर मुझे मिली है, समाजवादी पार्टी की तरफ से ऑफर हुआ है नीतीश कुमार को कि वो फूलपुर से चुनाव लड़े,
और फूलपुर वो लोकसभा सीट है जहां जवाहरलाल नेहरू लगातार 3 बार चुने गए, फिर विजय लक्ष्मी पंडित, तो वो सीट नेहरू परिवार की और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी भी वहां से चुनाव लड़ चुकी है। नीतीश कुमार वहां से लड़ेंगे और वो सीट एक तरफ पूर्वांचल से जुड़ती है और दूसरी तरफ बुंदेलखंड से जुड़ती है। उत्तर प्रदेश में 5 से 6% कुर्मी वोट है, हो सकता है ज्यादा ही हो लेकिन इससे कम नहीं है, जो बीजेपी के साथ अभी आधा कम से कम जुड़ा हुआ है। और जैसे ही नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में आते हैं वो वोट बैंक बीजेपी का खिसकेगा। और इधर जो कांग्रेस पार्टी काम कर रही है अपने संगठन पर, जमीन पर तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का जो लोगों में उत्साह है, उनको लेकर के जो लोगों की उम्मीदें हैं वो परवान पर हैं, परवान चढ़ रही है इस समय। अति लोकप्रियता राहुल गांधी की, तो जिन लोगों ने करोड़ों रुपए खर्च करके राहुल गांधी की इमेज को खराब किया था, राहुल गांधी ने पिछले 1.5 साल का ही अगर हम लोग ध्यान दें तो उस पैसे को पानी में तब्दील कर दिया है। सारी मेहनत बेकार चली गई है बीजेपी के आईटी सेल की। और राहुल गांधी जिस तरह से लोगों से मिल रहे हैं और लोग जिस तरह से उनमें उम्मीद देख रहे हैं, उससे तो जमीन बिल्कुल बदलती हुई नजर आ रही है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो सामाजिक न्याय की राजनीति कर रहे हैं, मैं पिछले दिनों इस बात को कहता रहा हूं आपके यहां ही कि सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स के राहुल गांधी नए आइकॉन हैं। आदिवासियों के मुद्दे पर, दलितों के मुद्दे पर, अब ओबीसी के मुद्दे पर, कास्ट सेंसस को जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने उठाया है और खास करके राहुल गांधी ने, ये शायद पहली बार हुआ है। बहुत मुखर तरीके से राहुल गांधी उसको उठा रहे हैं और ये वही वोट बैंक है जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने वो अपना किला बनाया जीत का जी। उसकी पूरी नींव इस समय दरक रही है। तो ऐसे में बीजेपी की अपनी चिंताएं अपनी जगह होंगी ही। नरेंद्र मोदी किसी तरीके से जुगाड़ करके अपने आप को बचाने के लिए प्रयत्नशील हैं, लेकिन शायद अब जनता बख्शने वाली नहीं है। और राहुल गांधी जो कर रहे हैं उससे भी लग रहा है कि वो कोई मौका उनको देना नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कास्ट सेंसस पर, ओबीसी के मुद्दे पर, दलितों पिछड़ों के मुद्दे पर, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर इतना घेरा हुआ है कि मोदी जी को कोई रास्ता अब दिखाई नहीं पड़ रहा है। राजीव जी जी बिल्कुल हमारे साथ जुड़ गए हैं अजय शुक्ला जी। अजय जी आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और सीधा आपके पास ही आना चाहता हूं। अजय जी, हम चर्चा कर रहे हैं एक तरफ उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जो चल रही हैं कांग्रेस की, उस पर इमरान मसूद का आज कांग्रेस में प्रवेश करना और उस पर चर्चा कर रहे हैं। क्या कुछ कांग्रेस करने जा रही है उत्तर प्रदेश में, उस पर चर्चा कर रहे हैं। और साथ साथ उधर मध्य प्रदेश में जो कुछ हो रहा है, शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश ही नहीं देखें तो 5 राज्यों के चुनाव, जिसमें से 4 राज्य बहुत अहम हैं और चारों राज्यों में जीत का दावा कर रहे हैं राहुल गांधी। और उधर शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं जनता के बीच जाकर कि अगर ये मामा नहीं रहा या ये भाई नहीं रहा तो कल को आप लोग पछताओगे और मामा को मुख्यमंत्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये तमाम बातें वो बहुत इमोशनल बातें कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अपना विदाई भाषण दे रहे हों। ज़रा आपसे समझूं कि यहाँ से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर के और राज्यों के चुनाव और इन राज्यों के चुनाव में कहाँ पर आप पाते हैं और स्ट्रेटेजिकली कांग्रेस को कहाँ आप देख रहे हैं, ज़रा ये समझाइए। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हम 150 सीटें लेके आएंगे और तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। तेलंगाना में ज़बरदस्त तैयारी चल रही है। डे बाय डे तेलंगाना से जो खबर आ रही है वो कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है। आपके पास क्या कुछ है तेलंगाना से, वो भी आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि डीके शिव कुमार को टोटली फोकस्ड तेलंगाना पे शिफ्ट कर दिया गया है। ये खबर भी है कि डीके शिव कुमार जो उप मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, वो अगले 1 महीने तक कैंप करेंगे तेलंगाना में और पूरी स्ट्रेटेजी रेवंत रेड्डी के साथ मिलकर बनाएंगे कि कैसे तेलंगाना को जीता जाए। और वहाँ से जो खबरें आ रही हैं वो कांग्रेस के फेवर में खबरें आ रही हैं। छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात हम कर ही रहे हैं हमेशा। जरा आपका नज़रिया ओवरऑल क्या स्ट्रेटेजी चल रही है कांग्रेस के अंदर? मैं समझ रहा हूं कि बहुत सही दिशा में कांग्रेस चल रही है
और जिस तरीके से वो काम कर रही है, अब पहले की तरह से कांग्रेस का वो नहीं है एटीट्यूड जिस तरीके से करती थी। तेलंगाना में जिस तरीके से देखिए, अब कमों पे शायद लड़ाई सिर्फ वहां पर सीधे सीधे कांग्रेस और वहां की जो बीआरएस के बीच में, और बीआरएस की स्थिति ये हो गई है कि बीआरएस के इतने दिनों के शासन में लोगों ने देख लिया है कि किस तरीके से बीआरएस ने उनका शोषण किया है, किस तरीके से उनके साथ धोखा किया है, वो सारी चीज सामने। तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम करती रही है, इसके भी पूरे सबूत लगभग सारे सामने हैं, तो इसमें कहीं पर कुछ छिपा नहीं है। तो जिस तरीके से वो एजेंडे प्रस्तुत करते हैं, जिस तरीके से करते हैं, वो ये लगता है कि हाँ वो वहां के लोगों के लिए वो नहीं, तो लोग निराश हैं और निराशा की स्थिति में अब उन्हें वही ऑप्शन नजर आता है जिसने उन्हें राज्य दिया था, वो कांग्रेस पार्टी। तो अब कांग्रेस पार्टी एक उम्मीद के तौर पे उन्हें दिखाई देती है, और इसलिए कांग्रेस पार्टी नहीं दिखाई देती है, राहुल गांधी के कारण दिखाई देती है। आज राहुल गांधी पूरे हिंदुस्तान की एक उम्मीद बन चुके हैं, और चूंकि राहुल गांधी उम्मीद बन चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस में तो तमाम सारे लोग हैं जिनको लेकर के तमाम विरोधाभास है, लेकिन राहुल गांधी को लेकर के कोई आज विरोधाभास नहीं। राहुल गांधी को हर कोई आज नेता और सबसे बेहतरीन जन नेता के तौर पे स्वीकार करता है, और जब जन नेता होता है और जनता के बीच जाता है, जनता से बात करता है, तो यही वजह है कि आज कांग्रेस को एक बड़ा समर्थन मिल रहा है और लगातार मिल रहा है। हमने बाकी देखा हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में। अब चूंकि कर्नाटक से सटा हुआ तेलंगाना है, तो निश्चित रूप से उसका एक बड़ा वो असर मिलेगा, और डीके शिव कुमार एक अच्छी पकड़ रखते हैं, अच्छी स्ट्रेटजी बनाना जानते हैं, और इस तरह से तो इसलिए मुझे लगता है कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी जीत की तरफ बढ़ रही है, और जिस तरीके से दूसरे दलों में भगदड़ मची हुई है, वह साबित करता है कि इसका मतलब है कि वहां कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है। नंबर दूसरा आते हैं छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में स्थिति है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने इतना कर दिया है कि इतने सालों में रमन सिंह की सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां कुछ नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ अपने लिए किया था। कांग्रेस की सरकार ने, बघेल जी की सरकार ने वहां पर आम जन के लिए किया है और हर वर्ग के लिए किया है। कोई वर्ग उन्होंने छोड़ा नहीं है, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे कोई भी हो, रोजगार से लेकर हर चीज में सबसे बेहतरीन किया है। इसी का नतीजा है कि सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में कहीं रोजगार मिला तो वो छत्तीसगढ़। तो बेरोजगारी के दर की बात करेंगे तो निश्चित रूप से सबसे कम हिंदुस्तान में वहां बेरोजगारी की दर है। तो यह बताता है कि छत्तीसगढ़ निश्चित रूप से इस देश का आज सबसे मॉडल स्टेट बन चुका है। उनके स्कूल, वहां की शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी चीजें बेहतरीन, जो अपने आप में यूनिक होती हैं। इसलिए वहां पर बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी वहां खुद ही सिर्फ उटव्वल कर रही है और कुछ नहीं, झूठे प्रचार, झूठी बातें, झूठी घोषणाएं करके, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं। इसके बाद में आइए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की स्थिति यह है कि लोगों ने इतने सालों में देखा जिस तरीके से लड़कियों से रेप हो रहे हैं, जिस तरीके से दूसरे तरह के क्राइम हो रहे हैं, जिस तरीके से और घटनाएं हो रही हैं, अपराध हो रहे हैं, जमीनों को कब्जा किया जा रहा है, आदिवासियों का शोषण किया जा रहा है, और जाने किस तरीके से हर तरीके से लूट बची हुई है। और जो वहां पर 50% कमीशन की सरकार है, उस सरकार की स्थिति के बाद में अब जनता इस बात को लेकर के बिल्कुल पूरी तरीके से इस बात पे है कि अब यह बदलना चाहिए, क्योंकि बहुत हुआ, इतना ज्यादा इन्होंने कर दिया है। सिर्फ झूठ बोलना, नफरत फैलाना और ये करना, इसी के बूते खड़े होना चाहते हैं। और जिस तरीके से झूठे प्रचार करते हैं, झूठी बातें करते हैं, उससे कुछ नहीं मिलता है। चंद दिनों की सरकार थी और उस सरकार को भी इन्होंने लूट लिया, और लूटने के बाद में जिस तरीके से धोखा किया, जिस तरीके से वहां के आवाम से धोखा किया, उसको लेकर के जनता बहुत बुरी तरीके से तंग है, और वो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वहां खदेड़ देना चाहती है। जो इसके बाद में हम आते हैं राजस्थान। राजस्थान में हर 5 साल में बदलने का अभी तक ट्रेंड रहा है, लेकिन इस बार
पहली बार ऐसा लग रहा है कि चुनाव इतना कठिन हो गया है कि वहां पर बदल रहा है या नहीं रहा है, इसको लेकर के बड़ा सवाल। इस बार लोगों के मन बदले हुए, लोगों को महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल जो मिले, जिनमें बच्चों को, गरीब बच्चों को, सबको मुफ्त शिक्षा, 7 लाख स्टूडेंट्स को, आप सोचिए ना, मुफ्त शिक्षा, अंग्रेजी की अच्छी शिक्षा। यह हालत हो गई थी कि ओम बिरला ने फोन किया अफसर को कि यहां पर सरकारी स्कूल, महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल न खोलिए, क्योंकि हमारे जो एजुकेशन माफिया है उनको नुकसान हो रहा है। अब आप समझिए यह स्थिति है। तो इस तरह के भी हालात। इसके अलावा आप देखिए, हिंदुस्तान का पहला राज्य बन गया जिसने इस देश को जो है पुरानी पेंशन दी। हिंदुस्तान का पहला राज्य बन गया जिसने राइट टू हेल्थ दिया। इसके अलावा तमाम सारी सुविधाएं, तमाम सारी चीजें जो दी हैं और जो वायदे किए गए हैं, जिस तरीके से चीजें, वो अपने आप में यूनिक है। लोग सिर्फ वायदे करके चले जाते हैं, लेकिन गहलोत की सरकार ने वहां सब कुछ दिया है जो जनता ने चाहा था, जो मांगा था, और आगे भी देने की उनकी जो योजना है वो अपने आप में यूनिक है। तो इसलिए वहां पर भी एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आ रही है। और जब एंटी इनकम्बेंसी नजर ना आ रही हो तो निश्चित रूप से लगता है कि सरकार वहां गहलोत रिपीट करेंगे, और गहलोत पर लोगों का यकीन भी जागा। और जिस तरीके से पिछड़ा वर्ग को लेकर के उनकी घोषणाएं हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी का स्टैंड है, वह मायने रखता है। राहुल गांधी का हीरो के तौर पे पेश होना, वो राजस्थान के लिए भी बहुत बड़ा वरदान साबित हो रहा है। और इसीलिए कोई और उस तरह से हो नहीं पा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ उटौवल मची हुई है। और कांग्रेस पार्टी जो कुछ समय तक लग रही थी कि टूटी हुई है, वो एक नजर आ रही है। यह एक बड़ी बात। इसके बाद में आते हैं यूपी में। यूपी में मैं कोई बहुत बड़ी उम्मीद इसलिए नहीं देखता हूं कि इन जितने राज्यों में मैंने बताया, यहां सीधे मुकाबला है। यूपी में कहीं सीधे मुकाबला नहीं है। लेकिन एक चीज है कि पहले की अपेक्षा यहां हालात सुधरे। मैं यहां प्रियंका गांधी को सफल नहीं मानता हूं। प्रियंका गांधी ने यहां कोई सफलता का परचम नहीं लहराया, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव यहां देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी कम से कम उत्तर प्रदेश में यात्रा करें और वहां पर भी भारत जोड़ो यात्रा का एक्सटेंशन हो उनका। तो यह उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं, और उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो। तमाम सारे लोग अब नहीं चाहते हैं कि वो सपा में जाएं, वो बसपा में जाएं। जो भाजपा में नहीं जाना चाहते हैं वो सपा बसपा से बचना चाहते हैं। कुछ जातिगत वोटों की यदि बात छोड़ दी जाए तो उसके अलावा नहीं। खुद देखिए, यहां पर हमारे साथ में बैठे हुए प्रोफेसर रविकांत जी, वो खुद बुंदेलखंड के क्षेत्र से आते हैं। एक जमाने में बुंदेलखंड कांग्रेस का बड़ा गढ़ होता था, आज टूट गया। तमाम सारी जातिगत और दूसरी चीजें, लेकिन कांग्रेस यदि उन सारे विश्वास को जगाए, और जिस तरीके से आज देश के सामने है कि आने वाला देश का प्रधानमंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे होने वाला है, इस तरह की संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं, तो इसका असर मिलेगा, इसका फायदा मिलेगा। और उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, और उसके कारण अल्पसंख्यक वोट राहुल गांधी से जुड़ रहा है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से पिछड़ा वर्ग और सबको जातिगत जनगणना करा करके और उनको हक देने की बात की है, उसका भी लाभ राहुल गांधी को ही अधिक मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस यहां पर बहुत बड़ा कुछ कर पाएगी, इसके लिए मैं बहुत उम्मीद नहीं रखता हूं। लेकिन इतना जरूर है, पहले से बहुत अच्छा करेगी, अच्छा नहीं बहुत अच्छा करेगी। और यदि कांग्रेस यहां मेहनत कर ले थोड़ी सी और राहुल गांधी की कुछ यात्राएं करा दे, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में तस्वीर बदल सकती है। और उत्तर प्रदेश में कुछ नेता ऐसे हैं जो प्रियंका गांधी के इर्द गिर्द हैं, जो नेता नहीं है असलियत में, लेकिन लगे हुए हैं। उन लोगों के कारण स्थितियां थोड़ी सी खराब है, उनको अलग करना होगा, और कुछ अच्छे लोगों को, जनता से जुड़े ही लोगों को करना होगा। हालांकि कांग्रेस ने वहां प्रदेश अध्यक्ष बहुत अच्छा आदमी दिया है, और उसका भी एक प्रभाव पड़ रहा है। वो आक्रामक आदमी है, लड़ने वाला आदमी है जनता के मुद्दों को लेकर के, और डरने वाला नहीं। जी बिल्कुल।
बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ होने जा रहा है, ज़मीनी हकीकत देख करके अभी प्रशांत टंडन जी आए हैं। जरा प्रशांत जी, एक बार आपके पास आना चाहता हूं फिर से। उस समय आप उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे थे, लेकिन अभी जरा माइक्रो लेवल पे आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर कहां दिखाई देती है कांग्रेस पार्टी, और इमरान मसूद का कांग्रेस ज्वाइन करना, रीज्वाइन करना क्या मायने रखता है, दानिश अली से राहुल गांधी की मुलाकात क्या मायने रखती है। ऐसे तमाम पहलुओं को, और चूंकि आप सब कुछ टटोल के आ रहे हैं माइक्रो लेवल पे, ग्रामीण स्तर पे, ज़रा आप बताइए। और फिर आता हूं अमलेंदु जी आपके पास। प्रशांत जी, एक लाइन तो मुझे इजाजत दीजिए कि मैं मध्य प्रदेश के बारे में कह दूं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ओलंपियाड चल रहा है बीजेपी में। अभी आपने सुनाया कि वो दावेदारी अपनी पेश कर रहे हैं मामा शिवराज सिंह चौहान। वहां पे नेता प्रतिपक्ष रहे जो कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, गोपाल भार्गव, उन्होंने भी घोषित कर दिया अपनी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी। कैलाश विजयवर्गीय घूम घूम के कह रहे हैं कि मैं सिर्फ विधायक बनने नहीं आया हूं। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ओलंपियाड चल रहा है बीजेपी के अंदर, देखिए क्या होता है। दूसरा चीज ये कि कांग्रेस की जहां तक बात है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में बहुत संभावनाएं मुझे दिख रही हैं। और अभी सही कह रहे थे अजय जी कि लोग इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का वहां पे, और कई लोगों ने मुझसे कहा कि राहुल गांधी यहाँ पर निकलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा कि जो बात मैं कह रहा था कि देखिए मुस्लिम्स में, दलित में, वहां पे बहुत रीथिंकिंग और किस चीज का असर होगा। सबसे बड़ा असर वहां पे होने जा रहा है अब जो राजनीति होगी, जिसका अभी आकलन नहीं, विश्लेषण नहीं आ रहा है, लेकिन आप देखिएगा 15 दिन में 20। बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। इस दिन में ये बात इतनी बड़ी हो जाएगी जो जातिगत जनगणना और जातिवार बिहार का सर्वे है। राजनीति अब यही तय करेगा, और ये सवाल उत्तर प्रदेश में अब आएगा। उत्तर प्रदेश में जब मैं नीचे के कार्यकर्ताओं से या नीचे के लोगों से मिलता हूं, उनके अंदर बहुत उत्साह है, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। वो बूथ लेवल पे मेहनत कर रहे हैं, वॉर फुटिंग पे वहां पे बूथ लेवल एजेंट्स जो हैं वो रिक्रूट हो रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग हो रही है, सब हो रहा है। लेकिन जब मैं कांग्रेस के पदाधिकारियों से मिलता हूं उत्तर प्रदेश के, तो वो बड़े हतोत्साहित हैं, जैसा अभी अजय जी भी बता रहे थे। वो तो ये बड़ी एक विडंबना मुझे दिखती है कि शायद उनकी ट्रेनिंग में कमी है, या उनके पॉलिटिकल विजडम में कमी है, या वो जनता के बीच में नहीं जा रहे। क्योंकि आप जनता के बीच में जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। और पीछे जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी हारी, बीजेपी इतनी बुरी तरह से लंबे मार्जिन से जीती दो बार लगातार, और कांग्रेस की बहुत बुरी स्थिति हुई, तो बहुत अजीब अजीब बातें सुनने में उत्तर प्रदेश में आती हैं, जिसमें भ्रष्टाचार की बातें भी आती हैं, प्रचार के पैसे की गोलमाल की बातें भी आती हैं, गलत तरीके से टिकट दिए जाने की बातें भी आती हैं। तो ये सब चीजें कांग्रेस के लोगों को बहुत गंभीरता से देखनी होंगी कि उत्तर प्रदेश में कहीं कुछ बड़ी गड़बड़ है। उत्तर प्रदेश की मशीन में जमीनी स्तर पर प्रभाव कांग्रेस का रहा है और पिछले दिनों में बढ़ रहा है, और मुस्लिम और दलित जो तबके कांग्रेस को छोड़ के 2-3 दशक पहले चले गए थे, अब वो वापस आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस अगर सही पत्ते खेलेगी तो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अच्छी सफलता मिलेगी। गठबंधन में जो भी सीटें उनको मिलती हैं समाजवादी पार्टी के साथ, तो अच्छी उनको बढ़त उत्तर प्रदेश में मिलने जा रही है। राजीव जी, अच्छी बढ़त मिल सकती है, और कांग्रेस पार्टी खासकर जिस मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश की तैयारी भी कर रही है, हो सकता है कि ये अभी इनिशियल स्टेज पे कुछ चीज़ें दिखाई न देती हों, लेकिन आने वाले समय में वो दिखाई देंगी।
और जब राहुल गांधी की पदयात्रा किसी भी रूप में वहां अगर राहुल गांधी पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश, तो परिस्थितियां बहुत बदली हुई दिखाई देंगी। और ज़मीनी हकीकत चूंकि देखकर समझ के आ रहे हैं प्रशांत टंडन जी, तो जो बात कह रहे हैं वो बहुत मायने रखती हैं बातें। ज़रा आना चाहता हूँ अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, कैसे देख रहे हैं आप? और ख़ासकर उत्तर प्रदेश की चर्चा तो हम करेंगे, आने वाले समय में भी करेंगे, लेकिन जब हम इन 4 राज्यों के चुनाव की चर्चा करते हैं तो उसमें राहुल गांधी ने क्या ओवरऑल चारों राज्यों के जो रिजल्ट हैं पहले से दिखती हैं, ये माना जाए? निश्चित तौर पर राजीव जी कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ने चारों राज्यों के चुनाव परिणाम लिख दिए हैं पहले से। इस तरीके से भी इसको निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। लेकिन अगर इसको दूसरे तरीके से कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं का मोराल जो है वो जबरदस्त तरीके से बूस्ट कर दिया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मोराल जो है वो बहुत बुरी तरीके से डाउन कर दिया है। आप देखिए जो रणनीति के स्तर पर जो चीजें दिख रही हैं, राहुल गांधी लगातार जो है वो किस तरीके से जीतेंगे, क्या मुद्दे होंगे, इनकी सब बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जहां जा रहे हैं तो वहां अपने ना पूर्व मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं राजस्थान में, और जब मध्य प्रदेश में जा रहे हैं तो अपने मुख्यमंत्री का नाम नहीं ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी जाकर के वो रमन सिंह का नाम नहीं ले रहे हैं। तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो पहले जानी जाती थी कि साहब वो अपना फेस सामने रख करके लड़ाई लड़ती है, अब वहां कहा जा रहा है कि फेस तो जो है वो कमल है या प्रधानमंत्री है। तो जब आपका फेस ही वहां नहीं हो, आप फेस के दम पे ही वहां चुनाव लड़ते रहे हैं, यानी 18 साल तक आपकी सरकार रही जिस मध्य प्रदेश में, जो आपका वहां फेस था, अगर आप उसको जो है चुनाव से पहले फेस मानने से इनकार कर दें, और वो फेस जो है बार बार अपना मुखौटा लेकर के घूमता रहे कि भाई 18 साल तक यही था और आगे ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जनता से अगर पूछने लगे, तो जाहिर सी बात है कि ये जो है वो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में कहीं ना कहीं कोई कमी है, और या कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने जैसी चीज दिख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें जो कुछ हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत गड़बड़ तरीके से अपनी चीजों को डील कर रहे हैं। उधर राहुल गांधी लगातार जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं उन मुद्दों पे वो कायम है, उन मुद्दों को वो चुनाव में जनता के बीच ले जाना चाहते हैं, उन पे बात कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जो राहुल गांधी के मुद्दे हैं वो आम जनता के जीवन से जुड़े मुद्दे हैं, जिससे आम जनता के जीवन में खुशहाली आ सकती है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां रही हैं उनकी वजह से आम जनता के जो जीवन में जो दुश्वारियां बढ़ी हैं उनका भी एक तरीके से उत्तर है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो है वो राहुल गांधी के उठाए हुए कदमों पे बार बार जो है वो बैकफुट पे आने को मजबूर हुई, और राहुल गांधी जो चीजें उठाते हैं उस पर जो है वो एक्शन लेने के लिए मजबूर होती हुई दिखाई पड़ती है केंद्र सरकार। कुलियों का मसला था, उस पर भी आपने देखा, और ट्रक ड्राइवर्स का जो मसला था उस पर भी आपने देखा कि किस तरीके से केंद्र सरकार जो है वो बैकफुट पे आती हुई नजर आई। और राहुल गांधी ने जो मिलकर के जो समस्याएं समझी ट्रक ड्राइवर्स की, तो गडकरी जी का बयान आ गया कि 2025 से एसी केबिन होंगे, कुलियों की जो है वो मजदूरी बढ़ाने का आ गया। तो इस तरीके से राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं तो वो मुद्दे बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। दूसरा, जातिगत जनगणना का मुद्दा जो है, इसको लेकर के राहुल गांधी जिस तरीके से दृढ़ है और राज्यों में भी जाकर के वो बातें कर रहे हैं, वहां के स्थानीय मुद्दों की तो बातें कर ही रहे हैं। जो मध्य प्रदेश में सरकार के भ्रष्टाचार की बातें की जा रही हैं, राजस्थान में जा रहे हैं तो राजस्थान में अखिलेश गहलोत की सरकार ने, अशोक गहलोत की सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, किस तरीके से वहां जो है वो गैस सस्ती की गई है, हेल्थ में जो काम किया गया है, ये सारी बातें बता रहे हैं। तो राहुल गांधी लगातार मुद्दों की बातें कर रहे हैं और मुद्दों पे जनता का ध्यान खींच भी रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बड़ा अंतर जो है भारतीय जनता पार्टी की और राहुल गांधी की जो राजनीति है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री जिन मुद्दों को उठा रहे हैं वो समाज को विभाजित करने वाले मुद्दे हैं, उनका जनता के असली मुद्दों से दूर दूर तक कहीं भी कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी जिन मुद्दों की बातें कर रहे हैं वो समाज को जोड़ने वाली हैं, और जनता के जो जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनसे जुड़े हुए मसले राहुल गांधी उठा रहे हैं, और किस तरीके से उनकी सरकार जहां है वो काम कर रही है उन मुद्दों पे, और किस तरीके से उनकी सरकार बनेगी तो किन मुद्दों पे आगे काम करेगी, वो साफ साफ एक लाइन ऑफ एक्शन जो है वो जनता के सामने रख रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हमें इन मुद्दों पे काम करना है। प्रधानमंत्री के अब तक किसी भी भाषण में जिन चुनावी राज्यों में गए हैं, ये कहीं कोई स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के लिए करेगी क्या। जब आपके एक्शन में आपकी जो बातें हैं उनमें अगर यह चीज नहीं है कि आप क्या करने जाएंगे और क्या आप करेंगे जनता के लिए,
तो आपकी बातें सारी हवा हवाई ही समझी जाएंगी। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की सारी बातें जो हवा हवाई समझी जा रही हैं, और राहुल गांधी जो है वो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, जनता उसको जो दिल पे लेकर के बात कर रही है। दूसरा, जो मध्य प्रदेश पे थोड़ी सी बात कह दी जाए, उसके बाद खत्म करता हूं अपनी बात को, कि मध्य प्रदेश में जो है मुझे लगता है कि वहां भारतीय जनता पार्टी जो एक तरीके से हार मान चुकी है। अब जो सब चीजें आ रही हैं सामने, तो अब अगर भाई हार मानना ही था तो शिवराज सिंह के सिर पर ठीकरा फोड़ के जो है सीधे सीधे हार मान लिया थी। अच्छी रणनीति यही होती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, लेकिन अगर वो रणनीति गड़बड़ा रही है और आप शिवराज सिंह के सिर पे भी हार का ठीकरा नहीं फोड़ना चाहते हो, बाकी आपने जो अपने बड़े नेता उतार दिए हैं वो भी अगर अन्य मनस्क चुनाव लड़ने के लिए, अब खबर आ रही है कि नरेंद्र सिंह गौर जो है वो नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो जहां से उनको टिकट दिया गया वहां अभी तक पहुंचे ही नहीं है और आसपास की सब जगह जा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय कहते फिर रहे हैं कि भाई मतलब कुछ और बनने के लिए आया हूं। तो यानी इस तरह की चीजें आ रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर की जो गड़बड़ियां हैं उन सबको सामने करके आ रही है। और जो शिवराज सिंह का आज की जो हम लोगों ने बाइट चलाई उनकी, उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि शिवराज सिंह तय कर चुके हैं कि अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं तो भाई जो आपने जो 7 उतारे हैं और 8वें की जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, इनमें से भी कोई नहीं। ये उनका साफ साफ संदेश है जी। लेकिन प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, ये कौन सी रणनीति है, कैसी रणनीति है जहां चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, जो इनके मुख्यमंत्री रहे हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, उनका नाम नहीं लेना, वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री पद की दावेदार या उम्मीदवार नहीं हैं, रमन सिंह उधर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार या दावेदार नहीं हैं, इन सब का नाम नहीं लाना सामने, ये कौन सी स्ट्रेटेजी है नरेंद्र मोदी की? देखिए राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है, देखिए मेरा ये व्यक्तिगत विश्लेषण और विवेचना है जो मैंने अपना अध्ययन किया है उसके हिसाब से। आज के तारीख में भारतीय राजनीतिक परिवेश को धार्मिक और जातीय आधार पर उसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता। ये वो स्थिति है जब इंदिरा जी के जमाने में उन्होंने एक नारा दिया था, ना जात पर ना पात पर। अब खैर उस समय था मोहर लगेगी हाथ पर, अब यह है मोहर लगेगी इंडिया गठबंधन पर। देखिए आज की तारीख में मैं ये स्पष्ट मानता हूं, और जो मुझे फीडबैक मिल रहा है, सवर्ण समाज जिसको माना जाता है, चाहे वो 12% हो या 15% हो या 10% हो, जिसको माना जाता है कि वो देश की इंडस्ट्री पे, ट्रेड पर, कारों पर, मोटरसाइकिल पर, क्योंकि सब संसाधनों पे उसका बहुत ज्यादा अधिकार है, वो एक हवा बनाता है। आज के तारीख में वो सवर्ण समाज भी बीजेपी का साथ छोड़ रहा है। आप बाकी समाजों को छोड़ दीजिए, आप अल्पसंख्यकों की बात मत कीजिए, क्योंकि देखिए अल्पसंख्यकों की बात मैं बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं, जब आप अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों से अलग करके देखते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं तो बीजेपी की चाल सफल होती है, उनकी स्ट्रेटेजी सफल होती है। आज के तारीख में बहुसंख्यक समाज में और सवर्ण समाज में, वो समाज जो कि बीजेपी के लिए अंधभक्ति में डूबा हुआ था, वो बीजेपी का साथ छोड़ चुका है। तो इसलिए आज की तारीख में क्षेत्रीय, आप बुंदेलखंड को अलग कर दीजिए, वेस्टर्न यूपी को अलग कर दीजिए, बिहार को अलग कर दीजिए, मैं इससे सहमत नहीं। मैं आज मानता हूं कि भारत को एक यूनिट मानते हुए और 142 करोड़ के परिवार को एक यूनिट मानते हुए मैं ये मानता हूं कि आज एक बयार चल रही है, एक आंधी चल रही है, और राहुल गांधी के व्यक्तित्व के पीछे जैसा पूरा विपक्षी दल खड़ा हो गया है, जाति और धर्म के जो बंधन थे वो टूट गए हैं। इसलिए जो हम लोग विश्लेषण करते हैं धर्म और जाति के आधार पर, वो खत्म हो गए। 2014-19 में भी खत्म हुए थे, सब लामबंद हो गए थे मोदी जी के साथ, अल्पसंख्यक भी लामबंद हो गए थे। आपको विश्वास नहीं होगा, बहुत सारे मुसलमानों ने बड़ी संख्या में मोदी जी को वोट दिया था। आज के तारीख में जैसे मोदी जी को मुसलमानों ने वोट दिया था, आप देखिएगा 2023-24 के इलेक्शन में जो सवर्ण समाज सबसे बड़ा समर्थक बीजेपी का है, वो इंडिया अलायंस को वोट देगा। और इंडिया अलायंस में आज की तारीख में धर्म और जाति के बंधनों को टूटकर पूरा भारत एकजुट हो गया है, एकजुट हो गया है इंडिया। और राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी ही एकमात्र स्ट्रेटेजी है जिससे लोगों को यह लगता है, बिना धर्म और जाति के आधार पर विश्लेषण किए हुए, कि राहुल गांधी के हाथ में ही देश सुरक्षित है, वही देश को एकजुट कर सकते हैं, वही देश की अर्थनीति बना सकते हैं, विदेश नीति बना सकते हैं। और जो गरीब लोग, जिनका बेरोजगार, जिनकी दुकानें ठप हो गई हैं, उनके रोजगार खत्म हो गए हैं, महंगाई बढ़ रही है, इसका अगर एक सॉल्यूशन है,
अगर एक इलाज है तो देश में एकता है, एकात्मकता है, और उसका निदान केवल राहुल गांधी के पास है। धर्म और जाति पे विश्लेषण मैं सहमत नहीं हूं। पूरा भारत इस समय इंडिया अलायंस के साथ है और वो बीजेपी के साथ छोड़ चुका है। जी, इंडिया अलायंस बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ, लेकिन अभी जो चुनाव है इसमें इंडिया अलायंस नहीं है। यानी कि जो विधानसभा के चुनाव हैं उसमें इंडिया गठबंधन के जो दल हैं अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और ये भी एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। राहुल लाल जी, ज़रा आपसे समझूं, वही सवाल लेके आपके पास भी आना चाह रहा हूं कि अपने तमाम मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्रियों को बाहर रखना, ये कौन सी स्ट्रेटेजी है? इस स्ट्रेटेजी से क्या मोदी जी चुनाव जीत जाएंगे? तो इस स्ट्रेटेजी से तो मोदी जी अपनी चुनाव की गारंटी पक्की कर रहे हैं। अगर देखिए, मैं कहूं कि राजस्थान को लेकर अगर मैं बात करूं, अभी मध्य प्रदेश पे हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की हम लोगों ने, अगर वहां पे हम लोग जाते हैं किसी भी जगह पे, राजस्थान में तो अगर मतलब आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेकर वहां पे चाहे गगन सिंह शेखावत जितना भी शोर मचा लें, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल को जितना भी चाहे आगे बढ़ाया जाए, लेकिन अगर किसी भी ग्रामीण सुदूरवर्ती क्षेत्र में हम लोग जाते हैं राजस्थान में, तो वहां पे बीजेपी के नेता के रूप में अगर लोग किसी को जानते हैं तो वो एक तरह से वसुंधरा राजे को ही जानते हैं, जिनकी कनेक्टिविटी है। यानी आज भी वसुंधरा राजे वो नेता भारतीय जनता पार्टी में कि वो राजस्थान के चाहे पूर्वी क्षेत्र में जाए, वो चाहे मेवाड़ जाए, मारवाड़ जाए, कहीं पे भी जाए, वहां पे वो भीड़ जुटा सकती है। हम लोगों ने देखा है कि मोदी जी की जो तमाम हुई रैलियां हो रही हैं उसमें भीड़ नहीं जुट पा रही है। उसके लिए भीड़ के लिए बड़ा लंबा चौड़ा प्रबंधन होता है, और वो प्रबंधन भी जब काम नहीं होता है तो लास्ट में कैमरा का प्रबंधन काम करना पड़ता है कि भाई खाली एरिया में कहीं कैमरा ना घूम जाए, उस तरफ कोई टीवी चैनल का कैमरा ना चला जाए। तो ये समस्या मोदी जी को आती है, लेकिन ये समस्या वसुंधरा जी को नहीं आती है वहां पे। लेकिन आप उन्हें आगे नहीं आने देना चाहते हैं, और उनके एवज में आपने पार्टी में एक लंबी चौड़ी बहुत सारे और लोगों को सामने में उतार के रख दिया है। हम लोगों ने वहां पर राजेंद्र राठौर को लेकर तमाम उनके बयान आप सुन के देखिए, और जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा खलबली है। देखिए, मीडिया में हम लोगों ने लंबे समय तक इसके बारे में चर्चा किया, मोदी मीडिया में, कि भाई अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में बड़ी घमासान की स्थिति है, बड़ी ये स्थितियां हैं उसके बारे में। लेकिन वो देखिए, वो कितना शानदार तरीके से दोनों बिल्कुल एक साथ तालमेल करके चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में गुटबंदी बनी हुई है, और वो गुटबंदी बनाने के पीछे प्रधानमंत्री मोदी खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो वसुंधरा को डाउन करना चाहते हैं और उनके एवज में बहुत सारे नेताओं को खड़ा करना चाहते हैं। वो नेता अभी भी जमीनी स्तर पर खड़े नहीं हो पाए। हमें लग रहा है कि प्रधानमंत्री महोदय काफी अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि उनके समकालीन, यानी जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस समय को जो समकालीन, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, रमन सिंह को ही देख लीजिए, उनको उपाध्यक्ष बना दिया गया है, और ठीक है उनका शासनकाल अच्छा नहीं रहा, लेकिन क्या उनको कोई छत्तीसगढ़ में प्रभावी भूमिका दी गई? हम लोगों ने देखा नहीं दी गई। पूरे मामले से वो जो है कि सीन से गायब रहे। वही स्थिति यहाँ पे वसुंधरा को लेके है। 2003 से हम लोगों ने देखा है कि जब भी चुनाव का समय आता है, वसुंधरा राजे जो है कि वो अलग अलग यात्राओं पे निकल जाती थी, उनकी कोई भी यात्रा नहीं हो रही है। तो ऐसे स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी जी अपने वरिष्ठ नेताओं का जो क्षेत्रीय सत्रप है उनको जो डाउन कर रहे हैं, वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। चूंकि देखिए, हम लोग अगर राजस्थान को लेकर चूंकि मैं बात कर रहा था, तो और 2-3 चीजें जोड़ दूं। केजरीवाल जी भले ही बहुत शोर मचाते हैं कि दिल्ली में जो है कि शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति बहुत बेहतरीन है, लेकिन दिल्ली एक छोटा सा जगह है, वहां पे इस तरह की चीजों को आप विकसित कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान के कई सारे सरकारी हॉस्पिटल में मैं खुद गया हूं वहां पे, और जो बिल्कुल ग्रामीणवर्ती सुदूरवर्ती क्षेत्रों में वो हॉस्पिटल्स है, वहां पे डॉक्टर मिले, काफी शानदार ढंग से रोगियों का इलाज होते हुए मैंने देखा। चिरंजीवी योजना जो उन्होंने 25 लाख तक का जो पूरा स्कीम दिया हुआ है, वो उस वहां मान लीजिए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में उस योजना ने पूरी क्रांति कर दी है। तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स जो आंदोलन कर रहे थे, अब उस आंदोलन का मतलब समझ में आ रहा है कि वहां पे एक तरह से उनके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फुटफॉल्स घट चुके हैं वहां पे। शिक्षा के क्षेत्र में जैसा शुक्ला जी अभी अजय जी बता रहे थे कि जो सोचिए कि कितना तेजी में वहां पे एक तरह से सरकारी इंग्लिश स्कूलों को खोला गया। महंगाई राहत कैंप, शुरुआत में हम लोगों ने ध्यान दिया कि महंगाई राहत कैंप में बीजेपी के लोगों ने तोड़फोड़ की, सब कुछ की। आज आप जाके देखिए, महंगाई राहत कैंप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जा जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, वो भी वहां से लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। और पेंशन स्कीम में जो उन्होंने एक नजीर बनाई, उन्होंने जो अशोक गहलोत ने जो नजीर बना दी है, उसका कोई तोड़ नहीं है बीजेपी के पास। तो ये तमाम कुछ ऐसी स्थितियां हैं बीजेपी के तमाम राज्यों में बनती हुई स्थितियां कि वो बिल्कुल स्थिति को मतलब बीजेपी के लिए स्थिति बिगाड़ रही है। एक चीज मैं थोड़ा
उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी कहूं, उत्तर प्रदेश में देखिए कुछ बड़े चीज टीम इंडिया की तरफ से जो चीजें होने वाली है, जैसा कि एक तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक तो नीतीश कुमार जी को लेकर प्रोफेसर रविकांत जी ने जो बताया, एक तो वो स्थिति है। मेनका गांधी, वरुण गांधी, एक तरह से ये लोग भी समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ सकते हैं। कई बड़े और दिग्गज लोग जो है कि यहाँ पे उन सबों को मिला के चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है। और कहीं कहीं जो बहुजन समाज पार्टी, जो कि अभी हम लोग को सीन में या टीम इंडिया में नजर नहीं आ रही है, वो लगातार एक तरह से जैसे ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने के बाद जो स्थितियां आएंगी, वो भी कहीं कहीं टीम इंडिया की तरफ आते हुए नजर आ रही है। जो संकेत मिल रहे हैं वो उसी प्रकार के संकेत हैं। तो ऐसे स्थिति में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगने की पूरी संभावना है। हम लोगों ने 2009 के लोकसभा चुनाव में जब हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई 21 लोकसभा सीटें कांग्रेस को उस जमाने में आई थी, उस समय भी किसी को उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस 21 लोकसभा की सीटें लेकर पहुंच जाएंगी। आज के समय में मैं देख पा रहा हूं कि वह उसी प्रकार की स्थितियां, अगर हम लोग देखें कि जो समाजवादी पार्टी टीम इंडिया में शामिल हुई है, टीम इंडिया में शामिल होने का दबाव कितना ज्यादा था आपको याद होगा। हम लोग इसी डिबेट पर चर्चा कर रहे थे राजीव जी कि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी, उसमें अखिलेश यादव के बयान कैसे थे। वो उन्होंने एक दिन पहले कुछ बयान दिया था, अगले 24 घंटे में उनके ऊपर जन दबाव इतना ज्यादा हो गया था कि उनको फिर यू टर्न लेके उनको बड़ा राहुल गांधी के समर्थन में बड़े बयान देने पड़े थे। तो जो टीम इंडिया बन रही है उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो नेताओं की आकांक्षा से बनी हुई टीम इंडिया नहीं है, वो जनता के आकांक्षा से, जनता के दबाव में बनी हुई टीम इंडिया है, जिसके साथ सर्वधर्म संभाव के सभी लोग खड़े। यही कारण है कि जितना भी धार्मिक विद्वेष पैदा करने का प्रयास कर रहा है, अभी आपने जयपुर का घटनाक्रम देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी हर तरफ हताशे में कहीं कहीं एक तरह से सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का प्रयास कर रही है, उसको जनता का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। इनका राम मंदिर का मामला बिल्कुल ठंडे रास्ते में जितना भी हाईलाइट करने का प्रयास करते हैं उसमें उन्हें कोई सफलता नहीं मिल रही। बिल्कुल बिल्कुल राहुल लाल जी, अब समय चूंकि बिल्कुल खत्म हो चुका है, जल्दी जल्दी आना चाहूँगा हमारे बाकी साथियों के पास भी। प्रोफेसर रविकांत जी, क्या इस चुनाव को देखा जाए, 5 राज्यों के चुनाव को देखा जाए, तो बीजेपी पहले से ही पस्त नजर आ रही है क्या, या क्या कांग्रेस ने जो दांव चला है उस दांव के सामने, और खासकर राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी, और उसमें भी भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी पूरा का पूरा, फिर राहुल गांधी के ऊपर केस होता है, वो संसद से बाहर जाते हैं, फिर संसद के अंदर आते हैं, तमाम पहलुओं को अगर देखा जाए तो कहीं दबाव में नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी? निश्चित रूप से, और मुझे लगता है कि जितना उन्होंने प्रताड़ित किया है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और खास करके राहुल गांधी को, उससे राहुल गांधी की छवि और निखर करके सामने आई, क्योंकि वो प्रताड़ना लोगों की भी हो रही थी। तो ये जो दर्द का रिश्ता बना है, लोग भी प्रताड़ित हैं और राहुल गांधी को भी ईडी के जरिए परेशान किया जा रहा है, उनकी संसद की सदस्यता जा रही है, उनके ऊपर केस हो रहा है। उस वजह से लोगों ने राहुल गांधी में उम्मीदें तलाशनी शुरू की, और आज यही कारण है कि आज सबसे लोकप्रिय राजनेता के रूप में राहुल गांधी दिखाई पड़ रहे हैं। जो आने वाले 5 राज्यों के चुनाव हैं उसमें बीजेपी के हालात बहुत खराब नजर आ रहे हैं। उस राजस्थान में भी जहां हर 5 साल में सरकार बदलती है, ये 30 साल का रिकॉर्ड है, लेकिन इस बार अशोक गहलोत का पलड़ा अभी भारी दिखाई पड़ रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो लगभग तय हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलेगा। अब उसमें कितना ज्यादा बढ़त मिलेगी कांग्रेस को, ये अभी समझना बाकी है। तेलंगाना, जहां बीजेपी अपने लिए बहुत अवसर तलाश रही थी, वहां पे भी कांग्रेस पार्टी को सर्वे में बढ़त मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। तो जाहिर तौर पर इस समय कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इनको लेकर के जो भारत का जनमानस है वो लगातार बेहद संजीदा होता जा रहा है, और ये परिवर्तन की जो राजनीति है, जो इंडिया अलायंस बना है, उसकी तरफ वो उम्मीदों से देख रहा है। यही वजह है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए चिंता का सबब बना हुआ है, और उसी में वो हर बार, हर 6 घंटे में, हर 2 दिन में वो हेडलाइन बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की कामयाबी ये है। बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। कि वो जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं
वो नैरेटिव चल रहा है और जनमानस में भी लगातार उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। जी, लोकप्रियता बढ़ रही है राहुल गांधी की, और साथ साथ उनकी पार्टी जो है, और खासकर पार्टी से इतर अब गठबंधन की अगर बात करें, अजय शुक्ला जी, गठबंधन की अगर बात करें तो फिर बीच बीच में खबरें बहुत सारी चलाई जाती हैं, लेकिन क्या कुछ देख रहे हैं आप, और खासकर इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद की स्थिति अगर उस पर अगर चर्चा की जाए, क्योंकि 5 राज्यों का रिजल्ट कहीं ना कहीं अभी से एक फिक्स नज़र आ रहा है। और जो अभी बता रहे थे प्रोफेसर रविकांत जी कि 2 राज्य छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस साफ साफ आती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान और तेलंगाना ये 2 राज्य हैं जहां कांग्रेस अगर आने वाले महीने भर में और मेहनत कर ले तो वो भी ऑलमोस्ट, जैसा आप पहले अपने वक्तव्य में बता भी चुके हैं। जरा आपसे समझूं कि इसके बाद की रणनीति पर अगर विचार विमर्श किया जाए तो फिर कहां, क्योंकि उसके बाद से लोकसभा का चुनाव है सामने, क्या पस्त नजर आ रही है भाजपा यहाँ पे? देखिए, मैं राजीव जी, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हारती हुई नजर आ रही। कोई ऐसा स्टेट मुझे नहीं दिख रहा है जहां पर वो गेनर की तरह से मुझे दिखाई दे रही। लेकिन कुछ समस्याएं भी, यदि इंडिया गठबंधन के बैनर तले आप लड़ते हैं तो आप एक बात बताइए कि पंजाब में सुखपाल खैरा आवाज उठाते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से संजय सिंह दिल्ली में आवाज उठाते हैं नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ, और सरकार के खिलाफ नहीं, सच की बात उठाते हैं। वो जेल चले जाते हैं, उन पर मुकदमा बना दिया जाता है। कमोबेश उसी तरीके से सुखपाल खैरा को पंजाब में गिरफ्तार करके वो कर दिया जाता है। कांग्रेस का जो पूरा वहां संगठन है वो इस बात से बहुत दुखी है, और इस तरीके से करीब 1 दर्जन से अधिक नेता है कांग्रेस के, जिनमें से आधा दर्जन को तो जेल भेजा जा चुका है, और उन केसेस में भेजा जा चुका है जो वास्तव में पहले जांच में कहे जा चुके हैं कि हाँ, इनमें कुछ नहीं है। सुखपाल खैरा को उस केस में किया गया जिस केस को लेकर के खुद अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान कहते थे कि यह फर्जी है। अब आप इससे समझ सकते हैं, उसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके समनिंग पे स्टे कर दिया, उसके बाद ये क्वेश्चन कर दिया, उसके बाद ये स्थिति है कि दोबारा उसको एसआईटी से वो करा के और उनको बंद किया जाता है। सब इसके नतीजे क्या होंगे? क्या कांग्रेस का व्यक्ति उन्हें वोट देगा या उनका व्यक्ति यहां देगा? दोनों लड़ते नजर आए। तो कांग्रेस को इस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अंततः चुनाव जनता के बीच जीता जाता है, लोकल लीडरशिप के साथ जीता जाता है। और यदि लोकल ही लोग नाराज होंगे तो आपको क्या मिलेगा? कांग्रेस, आज मैं कहता हूं पंजाब में चुनाव हो जाए, कांग्रेस गेनिंग पोजीशन पे, उसे जरूरत है स्ट्रांगली यहां पर कोशिश करने की। इसी तरीके से आप देखिए, आप हरियाणा में आ जाइए। हरियाणा में सबको जानता है, बड़े लंबे समय से आम आदमी पार्टी दिखावा कर रही है, लेकिन वहां ना तो कुछ कर पाती है ना कुछ, लेकिन वो कांग्रेस के वोटों को नुकसान पहुंचाती है। यदि वो इसी तरीके से करती है तो उसका नुकसान हो। इसी तरीके से तमाम जगह पे जातिगत जनगणना की जब बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी इसको बड़े शिद्दत के साथ में उठा रही है और शिद्दत के साथ में इस मुद्दे को लेकर के लड़ रही है। लेकिन जब इसका लाभ लेने की बारी आएगी और आती है तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव खड़े हो जाते हैं, बिहार में नीतीश कुमार खड़े हो जाते हैं, कहीं कोई और खड़ा हो जाता है, कहीं कोई और खड़ा हो जाता है। कांग्रेस बस्ती का, तो इसलिए कांग्रेस को मुद्दों पर ही केंद्रित होना चाहिए और अपनी लीडरशिप के हित अनहित को देखना चाहिए, अपने लोकल लीडर्स को सपोर्ट देना चाहिए। और उनमें इतना कुव्वत है कि यदि एक बार वो एक्टिव हो गए, और जनता जिस तरीके से राहुल गांधी को जननायक मान चुकी है, ऐसी स्थिति में आज हिंदुस्तान का एकमात्र विकल्प है राहुल गांधी, और उस विकल्प के बूते वो जीत सकते हैं। बस जनता के उस हर वर्ग को जिसको वो एड्रेस करते हैं उसके साथ वो एक बार खड़े दिखाई दे, और वो दिखते हैं। उन्हें यह काम उत्तर प्रदेश में भी करना होगा, शिद्दत के साथ करना होगा। इसी तरीके से दूसरी जगह देखिए, राहुल गांधी इतनी मेहनत करते हैं,
इतना टाइम देते हैं कि वो नरेंद्र मोदी की तरह 18 घंटे तो नहीं कहते, लेकिन वास्तव में वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उनका नॉलेज बहुत ज्यादा है। ऐसी स्थिति में जरूरत यह है कि राहुल गांधी को आगे करके ही ये लड़ाई जीती जा सकती है, और कोई तरीका नहीं है। विपक्ष के पास भी, संपूर्ण विपक्ष के पास भी एक भी ऐसा लीडर नहीं है जो सर्वमान्य कांग्रेस के राहुल गांधी के अलावा। मल्लिकार्जुन खड़गे मान्य है इस तौर पे कि वो वरिष्ठ हैं, आदरणीय हैं और एक अच्छे व्यक्ति हैं, एक उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं जो बड़े लंबे समय तक प्रताड़ित की गई। तो ऐसी स्थिति में उसे इंसाफ की जरूरत है। लेकिन राहुल गांधी ऐसे हैं कि देश के किसी कोने में, किसी गांव में जाके पूछ दीजिएगा तो आदमी राहुल गांधी को जानता है, भले ही वो वोट देता हो या न देता हो। और आज भारत जोड़ो यात्रा के बाद में राहुल गांधी इतने बड़े कद पर हैं कि यदि उन्होंने कहीं दूसरी यात्रा शुरू कर दी तो नरेंद्र मोदी का सफाया है 2024 में, इससे कोई नहीं रोक सकता। जी बिल्कुल, दूसरी यात्रा अगर शुरू हो गई, लेकिन राहुल गांधी यात्रा लगातार कर रहे हैं, ये भी बता रहे हैं। जरा क्लोजिंग कमेंट चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपसे, क्या राहुल गांधी को और भी फ्रंट फुट पे आके खेलना चाहिए? अभी तक जो राहुल गांधी थोड़ा सा बाएं दाएं दिखाई देते हैं। नहीं, वो बिल्कुल बाएं दाएं नहीं दिखते राजीव जी। मतलब मैं थोड़ा आपसे असहमति दिखाऊंगा इसमें, क्योंकि वो अलग तरीके का एक कैंपेन शुरू कर दिया है राहुल गांधी ने। और अब आप देखिए कि उसके विजुअल इम्पैक्ट को समझिए, हमको समझना पड़ेगा। बहुत से लोग इसकी एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। आज भी दिन में किसी एक बड़े पत्रकार से मेरी बात हो रही थी, मैं उनको यही कह रहा था कि भारत और कनाडा के बीच में डिप्लोमेटिक विवाद चल रहा है, और वो विवाद है कि एक चरमपंथी नेता की वह हत्या हुई। कनाडा आरोप लगा रहा है कि उसमें भारत के अधिकारियों का भी हाथ है, उसको लेकर विवाद है। जो बाइडेन ने यहाँ उठाया मुद्दा जब वो G20 में आए थे, कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने उठाया मुद्दा। अब आप देखिए कि उसको लेकर सिखों के खिलाफ एक नए तरीके का हमला सोशल मीडिया पे, मीडिया में बीजेपी IT सेल की तरफ से शुरू हो गया जी। और सिखों की तरफ, सिखों के बिल्कुल जो 84 के पहले का या 84 के बाद का जो माहौल था सिखों के प्रति, वापस उसकी भनक दिखाई दे रही है, जो थोड़ी बहुत किसान आंदोलन में भी दिखाई दी थी। और राहुल गांधी अमृतसर में गुरुद्वारे में सेवा कर रहे हैं। ये मैसेज पूरी दुनिया की सिख कम्युनिटी को जा रहा है, भारत में भी, भारत के बाहर भी। तो वो राहुल गांधी बिना कुछ बोले उन्होंने काफी कुछ बोल दिया कि उनका स्टैंड क्या है इस पूरे मामले में, कि वो सिखों के साथ खड़े हैं। उसमें कोई भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। वो हरमिंदर साहब पे जूते दे रहे हैं, जूते साफ कर रहे हैं, वो बर्तन साफ कर रहे हैं, वो वहाँ पे सब्जी बना रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं। और तो ऐसी कोई फोटो खिंचाने के लिए नहीं, वाकई बैठ के घंटों जी। तो राहुल गांधी का जो ये तरीका है राजनीति का, वो अपने आप में एक नया तरीका है। इसको अभी समझना पड़ेगा लोगों को, इसका इम्पैक्ट देखना होगा। तो राहुल गांधी अपने बिल्कुल राइट ट्रैक में है। मुझसे कांग्रेस के नेता कह रहे थे, जब वो कुलियों का मामला उठा, कुलियों पे मिलने गए वो, कि बड़ा मजाक उड़ रहा है। तो मैंने पूछा, भाई कौन मजाक उड़ा रहा है? कुली मजाक उड़ा रहे हैं क्या? कौन मजाक उड़ा रहा है? तो राहुल गांधी का इम्पैक्ट देखिए है। और आप इस बात से अंदाज लगाइए, बहुत निंदनीय और कुत्सित मानसिकता का पोस्टर राहुल गांधी के खिलाफ निकाला गया है बीजेपी के द्वारा, नए तरीके की राजनीति, बहुत निचले स्तर पे जाके। लेकिन आप उसका दूसरा पक्ष आप देखिए, उसका दूसरा पक्ष यह है कि विपक्ष के किसी भी नेता का ऐसा पोस्टर नहीं बीजेपी ने नहीं निकालती। तो बीजेपी डर किससे रही है? तो उससे समझ में आता है कि राहुल गांधी का जो इम्पैक्ट है वो कितना है। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें हम लोग आज कर गए।
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश और राहुल गांधी की रणनीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान और तमाम नेताओं के बारे में, और यही जानने समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर जो राजनीति में चल रहा है उसमें कांग्रेस कहाँ खड़ी है और कहाँ बीजेपी खड़ी है, और शिवराज सिंह चौहान को आखिर क्यों घूम घूम कर अपना भाषण इस ढंग से देना पड़ रहा है जैसे कि लग रहा हो कि वो विदाई भाषण दे रहे हैं और एक चुनौती पेश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। चुनाव की घोषणा अगले 2-3 दिनों में हो जाएगी जैसी सूचना आ रही है, और उस घोषणा के साथ ही चुनावी मोड में पूरे ये 5 प्रदेश होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि इसमें राहुल गांधी ने जो पहले से घोषणा कर दी है कि हम ही जीत रहे हैं, उस पर मुहर, फाइनल मुहर रिजल्ट वाले दिन जिस दिन लगे उस दिन अपने पास जिस दिन रिजल्ट होगा उस दिन हम और आप समझेंगे, जानेंगे कि इसके बाद आगे क्या कुछ होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां अजय राय उत्तर प्रदेश में करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।